एस्पायरेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर 7 मई 2023। ओके, अब आप देखिए नीट के स्पेशली बच्चों के लिए काइनेमेटिक्स ब्रांच ऑफ द फिजिक्स प्रॉब्लम रहती है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें इतने ज्यादा है जब आप डिफरेंट बुक्स को उठाते हैं एज वेल एज डिफरेंट कोचिंग्स के मॉड्यूल वगैरह को आप उठाते हैं एंड आफ्टर दैट इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने हो जाते हैं कि आप कंप्लीट इसको कर ही नहीं पाते, जिसकी वजह से आपकी लैकिंग बनी रहती है और एग्जाम में क्वेश्चन सही होने के चांसेस नेग्लिजिबल बने रहते हैं और लास्ट तक आपको लगता है कि इस यूनिट से हम एग्जाम में क्वेश्चन सही नहीं कर सकते। स्पेशली जब इन बच्चों को जेई लेवल से पढ़ाया जाता है तो समझ लीजिए नीट के बच्चों का नुकसान होता है। मैं आपको बताता हूं आपको कहां से स्टार्ट होना है, किस रेंज पे जाकर रुक जाना है। ठीक है, इस रेंज में आपको मूव करना है। इस रेंज के क्वेश्चंस आपके इस 2023 में आएंगे। मैं आपको स्टार्टिंग कर रहा हूं 0 से और उस रेंज पे जाकर रुकूंगा जहां तक आपको जाना है। ओके, काइनेमेटिक्स ब्रांच की बात कर रहा हूं तो काइनेमेटिक्स में जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, जिनसे आप अदर क्वेश्चंस को इन क्वेश्चंस को एग्जांपल मान के अदर क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। ओके बच्चे, तो अब आप देखिए हम आगे बढ़ते हैं आपके इस चैप्टर के अंदर, जिसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर वन डायमेंशनल मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, वन डायमेंशनल मोशन एक ही टॉपिक है एंड आफ्टर दैट टू डायमेंशनल मोशन एज वेल एज वेक्टर इसी यूनिट के अंदर आएगा। बट आज हम स्टार्टिंग करते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर उस पार्ट की जिस पार्ट के अंदर वेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें वेक्टर इन्वॉल्व होता है, बट आज स्ट्रेट लाइन मोशन के उन क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं जो वेक्टर से फ्री है। ओके बच्चों, तो अब आप देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक लेवल से। उसके बाद मैं जहां पर मैं रुकूंगा उस लेवल तक के क्वेश्चंस को आप करिए, आप आगे बढ़ जाइए, आपका टाइम बर्बाद होगा। एज वेल एज सब्जेक्ट में आपको डिफिकल्टी लेवल शुरू हो जाएगा और सब्जेक्ट से आप दूर भागना शुरू करते हैं, गिव अप करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें मैं आपको उस परेशानी से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप बिल्कुल स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट को अपने चैनलाइज करिए। ये नहीं कि बीच से आपने कभी कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया एंड आफ्टर दैट क्वेश्चंस लगाने बैठ गए। ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये फिजिक्स है। इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट चैनलाइज होते हैं एंड आफ्टर दैट फिर क्वेश्चंस की सीरीज आती है। तो अब आप देखिए हम कॉन्सेप्ट पर आते हैं। सबसे पहले मोशन। मोशन वर्ड का मीनिंग, अब आप नीट एस्पायरेंट हैं, 2 साल पढ़ चुके हैं। 2 साल पढ़ चुके हैं तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे जितना डिटेल में हम साल वाले बैच में जाते हैं, बट यहाँ पर टू द पॉइंट इतने से आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। जो चीज आप पढ़ चुके हैं वो आपकी मेमोरी में बैक हो जाएगी। स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि काइनेमेटिक्स का मतलब मोशन से। मोशन वर्ड का मतलब एनी ऑब्जेक्ट इट चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, इट इज सेड टू बी इन मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग से रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करता है ये मोशन में कहलाता है। ओके, अब आफ्टर दैट जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है इन दिस कंडीशन उसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट आते हैं बिल्कुल बेसिक, तो 9 से स्टार्ट होते हैं एज वेल एज जेईई और नीट सभी में जाते हैं, बट यहां बात हो रही है स्पेशली नीट की। उसके अंदर आपके सामने टॉपिक आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ठीक आपको पता होगा, बट एक बार मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी एक इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करता है वो फाइनल पोजीशन पे पहुंचता है। फाइनल पोजीशन पे जब पहुंचता है तो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट गैप है इट इज डिस्प्लेसमेंट, और जो एक्चुअल पाथ इस शॉर्टेस्ट को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और इनिशियल और फाइनल के बीच का जो एक्चुअल पाथ है उस एक्चुअल पाथ को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एयर मूव जो होता है, प्लेन जो मूव करता है वो डिस्प्लेसमेंट के थ्रू मूव करता है। ट्रेन से आप बस से जा रहे हो तो वो डिस्टेंस कहलाती है। ओके, एक्चुअल पाथ के थ्रू आपका ये व्हीकल जा रहा है, ये आपकी डिस्टेंस कहलाएगी। ओके, देखिए फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, हालांकि आपका पढ़ा हुआ होगा, आप इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपका एग्जाम 7 मई को है। आप यहां से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद आप इसकी एक्चुअल लेंथ लेते हैं तो वो क्या कहलाएगी, डिस्टेंस। अगर आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आप मिलाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। आप सोच रहे होंगे कि हम 7 तारीख को हमारा एग्जाम है, उस सर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात क्यों कर रहे हैं, बट इतनी से टॉपिक के बाद अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लाता हूं, ठीक है, जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है। मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन के अंदर कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिखूंगा नहीं,
क्योंकि अब आप नीट देने जा रहे हो। जब मैं बोलूंगा आपके सामने, क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हो, क्वेश्चन की रीडिंग आपकी स्लो है, लैंग्वेज पकड़ने की आपकी जो हैबिट है वो स्लो है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। आप क्वेश्चन पढ़ते ही आपको एक बार में उसकी लैंग्वेज क्लियर हो जानी चाहिए। अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो इसका मतलब दैट मींस ये लैंग्वेज आपको एक बार भी आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, और जैसी को डायग्रामेटिक की जाए तो उसको दिमाग में इमेजिन कर लेना चाहिए। अब मैं आपके सामने बोलूं अ कार इज मूविंग, अ स्कूटर इज मूविंग, अ बॉडी इज मूविंग, दैट मींस अब अपने आप इमेजिन कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन इज ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ एंड कंप्लीट one rotation in 5 minutes. An object is moving in the circular path and complete one rotation in 5 minutes. If radius of the circular path is 2 km, then what will be the distance as well as displacement of the object after 15 minutes? 15 मिनट्स के बाद इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? दोबारा सुनिए। Object is moving in the circular path and complete one rotation in 5 minutes. If the radius of the circular path is 2 km, then what will be the distance and displacement of the object after 15 minutes? Clear? ये क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें आपने कॉन्सेप्ट यूज करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो अब आप देखिए 5 मिनट कोई भी ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव कर रहा है। अब अगर ये सर्किल में मूव कर रहा है, एक सर्कल पूरा करने का इसका टाइम कितना है? 5 मिनट्स है। 15 मिनट्स में ये कितने राउंड पूरा करेगा? 15 मिनट्स में ये कंप्लीट 3 राउंड पूरा करेगा। अब कंप्लीट अगर ये 3 राउंड पूरा करेगा, इट मींस किसी भी पॉइंट को आप इनिशियल कंसीडर कर लीजिए अपने दिमाग में। अब आप देखिए फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था ये उसी पॉइंट पर वापस आता है। दैट मीन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक राउंड पूरा करने में डिस्टेंस कवर अप होती है 2 पाई r, क्योंकि सर्कमफ्रेंस होगा पाथ, उसके बाद देन 3 राउंड पूरा करने में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा 2 पाई r इनटू 3। अब रेडियस आपको गिवन है, ठीक, किलोमीटर में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, जिस यूनिट में गिवन है उसमें ही आपका आंसर आ जाएगा। अपने ऑप्शन के अंदर आप चेक कर लीजिए, ठीक है, कि आपका ऑप्शन किस यूनिट के अंदर गिवन है। अलर्ट रहिए, टाइम कब होता है उसमें आपकी माइंड की प्रोसेसिंग जो है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। ओके बच्चों, तो अब आप देखें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पर ही आपके सामने क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट क्या हो सकता है आप समझ चुके होंगे। अब मैं आपसे कह दूं अ बॉडी इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ and complete one rotation in 2 minutes. What will be the distance and displacement of the body after 3 minutes? अब जब 3 मिनट हो जाएगा टाइम, अब 2 मिनट्स में एक राउंड पूरा कंप्लीट होता है, तो 3 मिनट्स में क्या हो जाएगा? अब आप देखिए ये यहां से स्टार्ट करिए और यहां से स्टार्ट करने के बाद एक राउंड पूरा हुआ, ठीक है, 2 मिनट्स के अंदर। 1 मिनट के अंदर आधा राउंड पूरा हो पाएगा। अब इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। इसके अंदर जो राउंड कंप्लीट हुए वो 3/2 1.5। इसका मतलब इनिशियली ऑब्जेक्ट यहां पर था, वो फाइनली ऑब्जेक्ट यहां पर है। अब इनिशियली यहां पर है, वो फाइनली ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डायमीटर दैट इज 2r, डिस्टेंस हो जाएगी 3/2 इनटू 2 पाई r। क्वेश्चन मेडिकल में डिस्कस हुआ है, जो मैं आपके सामने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ये क्वेश्चन डिस्कस्ड इन द मेडिकल एग्जाम। ओके, तो अब आप देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसी भी चीज को आप क्या करते हैं, ऊपर मूव करते हैं जब आप अपने बेसिक पॉइंट्स को छोड़ जाते हो। अब नीट का लेवल बहुत ऊपर नहीं है, आपको कहां से स्टार्ट करके कहां जाना है अभी मैं आपको स्ट्रेट लाइन मोशन में पहुंचाता हूं वहां तक। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर मैंने आपको क्वेश्चन बताया, ठीक इसी टाइप से क्वेश्चन आपका हो सकता है। बहुत ज्यादा इसके चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से हमारे नेक्स्ट 2 कॉन्सेप्ट क्रिएट होते हैं, और वो नेक्स्ट 2 कॉन्सेप्ट क्रिएट होते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी 2 कॉन्सेप्ट क्रिएट होते हैं बाय डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्टेंस के साथ टाइम इन्वॉल्व होता है तो स्पीड बनती है, और डिस्प्लेसमेंट के साथ जब टाइम इन्वॉल्व होता है तो वेलोसिटी बनती है। अब आपसे पूछें व्हाट इज स्पीड, आपको पता होगा क्योंकि आप नीट देने जा रहे हो। बहुत छोटी सी बात आपको लग रही होगी, बट मैं आपको एक बार मेमोराइज करा रहा हूं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, जो आप 9 से स्टार्ट करते हो बट बेसिक्स वही रहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का फार्मूला आप लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस अपॉन टाइम।
अब डिस्टेंस अपॉन टाइम, देखिए फार्मूला वही है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसके साथ नेक्स्ट वर्ड इन्वॉल्व होता है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड के बाद में किस पर आया, एवरेज स्पीड पर। तो स्पीड के बाद एवरेज स्पीड क्या होती है। बाय द वे इनिशियली आप इस पॉइंट से स्टार्ट ले रहे हैं और फाइनली आप यहां तक पहुंच रहे हो। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, ठीक। इनिशियल का मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से आप स्टार्ट हुए और दूसरी डिस्ट्रिक्ट पर पहुंचे। ये आप ट्रेन हो सकती है, ये बस हो सकती है। अब ट्रेन की स्पीड यहां से यहां तक 100 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद देन नेक्स्ट में 120 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट में फिर 80 किलोमीटर पर आवर। अब डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट डिस्टेंसेस के लिए ट्रेन की स्पीड डिफरेंट है। आपको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, अब ज्यादा लिखूंगा नहीं क्योंकि आपको काइनेमेटिक्स में 3 लेक्चर में कंप्लीट करके बताऊंगा, 3 या 4 लेक्चर में, उसके बाद नीट कंप्लीट हो जाएगा ये। ओके, तो अब आप देखिए यहां पर टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये क्या आएगा, ये एवरेज स्पीड आएगी। अब एवरेज स्पीड पर मैं आपके सामने क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप अगर इसको देखें वीडियो को, पहले खुद ट्राई कर सकते हैं, दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करिए, अगर नहीं है तो पेन और कॉपी लेके बैठिए जब भी आप वीडियो देखें। आगे बढ़ते हैं, एवरेज स्पीड पर क्वेश्चन आपके सामने। अब मैं आपको टॉपिक के साथ क्वेश्चन इन्वॉल्व कर रहा हूं, बट जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर होता है उसमें टॉपिक नहीं, टॉपिक आपको खुद सोचना होता है और आपको डिसाइड करना होता है कहां से क्वेश्चनिंग हुई है। क्लियर? तो यहां पर अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसके अकॉर्डिंग a body covers the certain distance at the rate of 40 km per hour and return back at the rate of 60 km per hour. The average speed of the body will be equal to, आगे ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस में नहीं लिखूंगा। ओके, क्वेश्चन मैंने बोला डिजिट मैं अपने मन से बोलता हूं, डिजिट आपको कहीं किसी बुक से मैच नहीं करेंगे। ओके, इसमें मेरे दिमाग में जो डिजिट आए वो मैंने आपके सामने बोल दिए। दोबारा बोलता हूं, बॉडी कवर्स द सर्टेन डिस्टेंस, बॉडी की जगह कार हो सकती है, एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू, आपको बॉडी की एवरेज स्पीड बतानी है, डिस्टेंस नहीं पता क्या है, सर्टेन डिस्टेंस है, बॉडी जाती इस स्पीड से और वापस दूसरी स्पीड से आती है। आपको बताना है कि उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या होगी। ये आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन किस पर है, एवरेज स्पीड पर है। उसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, ठीक है भाई। अब आप देखिए इसमें क्या करते हैं, ठीक, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा लगेगा आपको कुछ नहीं करना, तो फिजिक्स में आप सोच लीजिए फिजिक्स कंप्लीट लेट और सपोज पर टिकी है। हमने कहीं भी फिजिक्स में जब अटकते हैं तो हम अपना लेट और सपोज करते हैं और लेट और सपोज करने के बाद उस चीज से बाहर निकलते हैं। अब डिस्टेंस नहीं पता, आप दिमाग में इमेजिन करिए, लेट द डिस्टेंस इज x। इस ऑब्जेक्ट की जाने की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और इस ऑब्जेक्ट की वापस आने की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, फार्मूला है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब हम पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि आप नीट के बच्चे हो, 7 तारीख को एग्जाम में अपियर होने जा रहे हो, आपको काफी चीजें फार्मूला आपको पता होंगे। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहां पर आपने डिस्टेंस एज्यूम की है x। अब इस ऑब्जेक्ट को जाने में कितना टाइम लगेगा, जाने में इसको टाइम लगेगा दैट इज t1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड x/40। जब ये ऑब्जेक्ट बैक होगा तो इसको टाइम लगेगा t2 इज इक्वल टू x/60। ओके, जाने में इसकी डिस्टेंस कवर की x, वापस आने में डिस्टेंस कवर की x, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2x। तो एवरेज स्पीड आएगी आपकी 2x अपॉन x/40 प्लस x/60। ओके, यहां आप देखिए आगे बढ़ते हैं, 2x अपॉन एलसीएम लीजिए डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में जब आपने एलसीएम लिया तो 120 आया और 120 आया, इस कंडीशन में यहां पर आएगा
3x और यहाँ पर आएगा 2x। 120 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये रिजल्ट 120 इंटू 2x अपॉन 5x। क्लियर? अब आप देखिए इसको आप कट कर लीजिए, ये x से x कैंसिल हुआ। 5 से जब आप डिवाइड करेंगे इस 120 को तो इसका आप देखिए 5 2 जा, उसके बाद देन 4, अब ये बचता है 4 इंटू 2 दैट इज 48 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? यहां पर उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड आती है 48 किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चों, ध्यान रखिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर फोल्ड हो सकता है। अ बॉडी कवर्स द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर, कोई भी डिजिट हो सकता है। फाइंड द एवरेज स्पीड। डिस्टेंस को आप 2x मानिए, 4x मानिए, x मानिए, कॉन्सेप्ट आप ये यूज करिए और आप कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ये तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपके सामने है, हमने आपको एवरेज स्पीड पर आपको क्वेश्चन बोल दिया, दैट द क्वेश्चन। ठीक है, फॉर द नीट। अब नीट में या मेडिकल एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो जब वो पूछते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपकी स्किल यूज कराते हैं। टाइम नहीं होता, टाइम आपको उसमें नहीं लगेगा, आपको स्किल यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूं, उसका ऑप्शन बदलते हैं, वो ऑप्शन में इस क्वेश्चन में आपको दे दूंगा। ओके, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी कवर्स द सर्टेन डिस्टेंस एट द रेट ऑफ v1 किलोमीटर पर आवर। v1 किलोमीटर पर आवर। बॉडी कवर्स द सर्टेन डिस्टेंस एट द रेट ऑफ v1 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक एट द रेट ऑफ v2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, v1 किलोमीटर पर आवर एंड v3 किलोमीटर पर आवर। वापस होती है v2 किलोमीटर पर आवर से। द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू, आगे ऑप्शंस होंगे। ठीक, क्वेश्चन दोबारा सुनिए। अ बॉडी कवर्स द सर्टेन डिस्टेंस एट द रेट ऑफ v1 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक एट द रेट ऑफ v2 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन फार्मूला बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। ये जो मैंने आपको मेथड दिया है, इस मेथड के बगैर भी आप इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देके बैठा हूं, इस क्वेश्चन के थ्रू हमें एक शॉर्टकट फार्मूला मिल जाएगा। इस शॉर्टकट से इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अब वो शॉर्टकट में कन्वर्ट करेंगे, बाद में पहले आप इसको सिंप्लीफाई करिए और सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी एवरेज स्पीड का फार्मूला बनाइए। फिर मैं बताता हूं इसका शॉर्टकट रिजल्ट क्या होता है। ठीक है भाई, सोच लिया आप लोगों ने, आंसर निकाल लिया होगा। देखिए डिस्टेंस अगेन x, जाने की स्पीड है v1 किलोमीटर पर आवर, वापस आने की स्पीड है v2 किलोमीटर पर आवर। जाने की स्पीड है v1 किलोमीटर पर आवर और वापस आने की स्पीड है v2 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल पिछले कॉन्सेप्ट की तरह हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जिसमें जाने का टाइम आप निकालेंगे दैट इज t1 x अपॉन v1, उसके बाद बैक होने का टाइम t2 इज इक्वल टू x अपॉन v2। एवरेज स्पीड का जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 2x अपॉन x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। एवरेज स्पीड दैट इज v, कंसीडर करते हैं इसको, 2x अपॉन एलसीएम होगा v1 v2, ये आएगा रिजल्ट v2x, ये रिजल्ट आएगा v1x। आगे बढ़ते हैं, विल बी इक्वल टू 2x अपॉन x कॉमन v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2, ये देखिए कैंसिल आउट, ये रिजल्ट आ चुका है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यानी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपके सामने है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बट उन्होंने क्या किया, और चालाकी चली है, ऑप्शन जो दिया है वो दूसरे फॉर्म में दिया है। अब ऑप्शन दूसरे फॉर्म में दिया, आप उसको यहां तक सॉल्व करके बैठे हैं, बट ऑप्शन दूसरे फॉर्म में दिया तो उसको ऑप्शन किस तरीके से दे सकते हैं। एक तो रिजल्ट आपका डायरेक्ट पूछ सकते हैं b इज इक्वल टू
2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर ये ऑप्शन है तो आपका पर्पस सॉल्व हो गया। बट अगर इसका दूसरा ऑप्शन है जो किस तरीके से पूछा गया है, दूसरा ऑप्शन को मैं आपके सामने लाता हूं। दैट इज, देखिए अब b इतना लिखा है, अगर हम इसको लिखते हैं दैट इज b/2 इज इक्वल टू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। मैं क्यों कर रहा हूं ये कर रहा हूं ऑप्शन लाने के लिए। मेडिकल में जब क्वेश्चन आया तो वो ऑप्शन आपके ऑप्शन के अंदर है, तो यहां छोड़ने से काम चलेगा नहीं। ये कोई डेस्कटॉप एग्जाम तो है नहीं, आपका ऑप्शन तक नहीं पहुंचोगे तो सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं होगा, मेहनत बेकार जाएगी। उसके लिए हम इसको आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। दैट इज 2 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो v/2 इज इक्वल टू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर हम इसको रिवर्स करते हैं दोनों तरफ, v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2। ये v1 v2 एचसीएम में है, जब एचसीएम में है तो इसका मतलब 2/v v1 अपॉन v1 v2 प्लस v2 अपॉन v1 v2। यहां से आप देखिए ये कैंसिल आउट, 2/v 1/v2 प्लस 1/v1। अब ये ऑप्शन में था, यहां तक पहुंचना मजबूरी थी। बच्चा जब इसको यहां तक ले जाएगा, यहां तक ले जाने के बाद ऑप्शन में था a body covers the certain distance at the rate of v1 km per hour and return back at the rate of v2 km per hour. The average speed of the body or the object is given by, ऑप्शन के अंदर ये रिलेशन था जिसमें एवरेज स्पीड आपकी v है। जब ऑप्शन के अंदर ये रिलेशन है तो इस कंडीशन में अब आप यहां नहीं छोड़ोगे, बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, आपका ये नीट का क्वेश्चन है, तो उसको ऑप्शन तक आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्योंकि आप सोच रहे होंगे जब आंसर यहां पर आ चुका है तो सर यहां पर इसको क्यों ले जा रहे हैं। क्लियर? अगर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है बॉडी कवर्स द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस एट द रेट ऑफ v1 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस एट द रेट ऑफ v2 किलोमीटर पर आवर। अब आपको सीधे सीधे अगर दो स्टेप में कोई जर्नी कंप्लीट होती है, अब आप एक्स बैक्स को सोचिए, सीधा फार्मूला आ चुका है 2/v 1/v1 प्लस 1/v2। अगर ये जर्नी कंप्लीट होती है 3 स्टेप्स के अंदर, ठीक है, 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है, तो उस कंडीशन में ये फार्मूला आपका कन्वर्ट हो जाएगा 3/v इज इक्वल टू 1/v2 1/v1 1/v2 प्लस 1/v3। ओके, अगर ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, फर्स्ट स्टेप में स्पीड v1 है, नेक्स्ट में v2 है, थर्ड में v3 है, 3/v इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। अगर आपसे न्यूमेरिकली एवेल्युएट कराया गया है इस b को, तो b को सेपरेट कर लीजिए, आपको फार्मूला मिल जाएगा x to x। अब आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन जो मैं कॉन्सेप्ट देके चला गया, एक क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट देके चला गया, ठीक है। एक क्वेश्चन की लैंग्वेज हमारे सामने आई, इस लैंग्वेज से हमने अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट की हेल्प से इसको सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास इस क्वेश्चन के थ्रू एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया, जिस कॉन्सेप्ट से अब हम अगर प्रीवियस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आता है तो हम इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? और इस फॉर्म में आता है तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखता है बिना सॉल्व करे हुए, ये रिजल्ट आपको पता लग चुका होगा, आप इसको बिना सॉल्व करे ही इसको हिट कर सकते हो। ओके बच्चे, तो अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज स्पीड के ऊपर जो आपके सामने है। अब एवरेज स्पीड पर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट इनकी हेल्प से उन क्वेश्चंस को आप हैंडल कर सकते हो। नीट में आपको इसके ऊपर नहीं जाना है, इट इज द क्वेश्चन ऑन द एवरेज स्पीड। आफ्टर दैट जब स्पीड में अप्लाई हो जाता है डायरेक्शन, जब स्पीड के अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाता है तो वेलोसिटी बन जाती है। आप नीट के बच्चे हो उसी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, 11th के बच्चे के हिसाब से बात नहीं कर रहा। जब स्पीड में डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है तो वो वेलोसिटी बन जाती है। अब जब वेलोसिटी बन जाती है तो उस कंडीशन में वेलोसिटी का फॉर्मूला दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नॉर्मल, इतने लेवल का क्वेश्चन नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट आप नीट के बच्चे हो तो बहुत ऊपर तो नहीं, बट इस लेवल तक आपको जाना पड़ेगा जहां तक मैं आपसे बात कर रहा हूं। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, बट इसको मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी या फिर dx अपॉन dt। ठीक, इस वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं
दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी और dx अपॉन dt, इसको लैंग्वेज में बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई। अब v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में dx अपॉन dt। इसको जब आप ब्रेक करोगे तो इसका मतलब होता है, कर चुके होंगे बच्चे, फिजिक्स पढ़ चुके हो भाई, नीड देने जा रहे हो t2 माइनस t1, रिजल्ट है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, इसको ब्रेक करते हैं। अब डिफरेंशिएशन के फॉर्म में ये रिजल्ट आपके सामने है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, नॉर्मल कंडीशन है, डिफरेंशिएशन फॉर्म में आपके पास dx अपॉन dt। आफ्टर दैट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है एक्सीलरेशन। देखिए चैनल से चल रहा हूं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड आफ्टर दैट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो उस कंडीशन में एक्सीलरेशन नहीं आता है, और जब वेलोसिटी मूव वेरी करती है तो एक्सीलरेशन इन्वॉल्व होता है। अब एक्सीलरेशन इन्वॉल्व होता है तो उसके लिए आप कॉन्सेप्चुअली सुनिए, जो हमारी मोशन है, मोशन 2 टाइप की होती है। यहां बात कर रहा हूं, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे नाम आएंगे बट यहां बात कर रहा हूं स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन है, इसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है इन दिस कंडीशन एक्सीलरेशन 0 होगा। आफ्टर दैट अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वेलोसिटी वेरी करेगी। अब जब वेलोसिटी वेरी करेगी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी, इसके अंदर एक्सीलरेशन आएगा। एक्सीलरेशन वर्ड का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे, a is equal to delta v upon delta t, that is dv upon dt। a is equal to delta v upon delta t is equal to dv upon dt। इसको आप एक्सीलरेशन लिखोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। ओके बच्चे, तो अब आप देखिए यहां पर हम एक्सीलरेशन पर पहुंच चुके हैं। अब एक्सीलरेशन पर पहुंचने के बाद यहां पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होता है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जैसे ही आता है, मेडिकल के बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में आपको कहां तक जाना है, उसके आगे आप बिल्कुल मत पढ़िए, ठीक है। आपका क्वेश्चन इतने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से आपके हाथ से सही जाएगा। ओके बच्चे, तो अब आप देखिए यहां पर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पर जहां डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता है, वहां पर मैं आपके सामने बेसिक क्वेश्चंस लाता हूं और नीट में भाई इसी लेवल का क्वेश्चन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पर क्रिएट होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्मूला आपके सामने था dx अपॉन dt और dv अपॉन dt। तो देखिए भाई, अब आपसे कहा जाए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 8, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t is equal to 2 seconds। Displacement of the body is given by 4t square plus 6t plus 8, find its velocity at the time t is equal to 2 seconds। अब डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है, इसको आपने v में कन्वर्ट करना है। जब आपने v में कन्वर्ट करना है, मैंने आपसे कहा था, अभी लिखा था, v का फॉर्मूला है dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इस लेवल का तो सिखाया गया होगा भाई, जिस लेवल की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप नीट से जा रहे हो। अगर ये लेवल का बच्चा होता तो मैं वो भी सिखाता, बट यहाँ नीट नहीं है। अगर इतने लेवल पे जाएंगे नीचे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो सिलेबस रुका ही रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पर x इक्वल टू दिस, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा ये रिजल्ट dx अपॉन dt आएगा 8t प्लस 6 प्लस 0, राइट। अब आपके सामने ये v में कन्वर्ट हो चुका रिजल्ट, इसमें आप t पुट करोगे 2 तो आपके सामने ये वेलोसिटी मिल जाएगी मीटर पर सेकंड। ओके, अगर आपसे इसी क्वेश्चन में कहा गया होता डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 8, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, क्या करना पड़ता? ये वेलोसिटी जो आपकी आ चुकी है, इसको फिर डिफरेंशिएट कर दोगे, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, ठीक है। अब आपके सामने रिजल्ट आ चुका है 8t प्लस 6, इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पर ये रिजल्ट बचेगा 8 ओनली, ये इसका एक्सीलरेशन आ चुका है। क्लियर? यहीं पर दूसरा क्वेश्चन क्रिएट होता है,
दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहां पर क्रिएट होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 8। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, राइट। और आगे ऑप्शंस और भी हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 8। द मोशन ऑफ द बॉडी, हम आपसे वेलोसिटी या एक्सीलरेशन नहीं पूछ रहे, हम आपसे मोशन पूछ रहे हैं किस टाइप का, ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है। अब आप कैसे पहचानोगे? यहां पर जो आपका एक्सीलरेशन निकल के आया है टाइम से इंडिपेंडेंट है। अब अगर ये एक्सीलरेशन टाइम से इंडिपेंडेंट है, दैट मींस ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कहलाएगी। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब, दोबारा सुन लीजिए, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मींस वेरिएबल वेलोसिटी। वेलोसिटी दो तरीके से वेरी करती है, एक इस तरीके से वेरी करती है जिससे एक्सीलरेशन कांस्टेंट आता है, इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। और जब वेलोसिटी ऐसे वेरी करती है कि वेलोसिटी भी वेरी करती है और एक्सीलरेशन भी वेरी करता है, तो ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कहलाती है। यहां पर आप देखिए एक्सीलरेशन का जो रिजल्ट है वो टाइम से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये जो मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन आएगी। अगर डबल डिफरेंशिएट करने के बाद ये एक्सीलरेशन आपका टाइम के साथ आया होता तो ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीट, क्लियर। तो अब आप देखिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो इन्वॉल्व कर रहे हैं, बट वो कोशिश करते हैं कि आपको सॉल्व ना करना पड़े और कॉन्सेप्ट आपको पता हो। इसके जस्ट रिवर्स आगे बढ़ते हैं कि अगर आपके सामने ये रिजल्ट गिवन है वेलोसिटी, और वेलोसिटी के बाद आपसे पूछें फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर द टाइम 2 सेकंड्स, आपको बैक होना है। इस b को आप इंटीग्रेट करोगे, जब आप इंटीग्रेट करोगे आप डिस्प्लेसमेंट पर वापस पहुंच जाओगे, और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे डिस्प्लेसमेंट पर वापस पहुंच जाओगे, आप टाइम पुट कर दोगे, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अगर आपको एक्सीलरेशन गिवन है, b पूछेंगे, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करोगे b पर आ जाओगे, उसके बाद देन अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे, इंटीग्रेशन ये a गिवन है, डबल इंटीग्रेट करोगे आपको x मिल जाएगा, टाइम पुट करोगे आपके सामने ठीक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिलेगी। ओके, एक आपका इस टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। नॉन वेक्टर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, आप इतने तो रहिए, आप देखिए आपका नीट का क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाने वाला। एंड आफ्टर दैट अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन चल रही है, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब अब हम ग्राउंड पर आते हैं। ठीक, अभी भी हम ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पर मूव करा रहे थे, अब अगेन ग्राउंड की बात हो रही है। ठीक है, अब ग्राउंड की बात हो रही है तो हम एक क्वेश्चन आपके सामने बोलते हैं, दैट इज अ बॉडी covers the distance s1 in first 2 seconds and distance s2 in next 4 seconds. If the acceleration of the body is 10 meter per second square, find s1 upon s2, और s1 upon s2 will be equal to options आपके सामने पड़े होंगे। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, a body covers the distance s1 in first 2 seconds and distance s2 in next 4 seconds. If the acceleration of the body is 10 meter per second square and body is started from rest, then s1 upon s2 will be equal to, आगे ऑप्शंस आपके सामने होंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड से कॉन्सेप्ट लगेगा, बट लॉन्ग मेथड से जब आप जाओगे आप टाइम बर्बाद कर ले जाओगे, और एक शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड से आपका टाइम बच जाएगा। ट्राई करिए, 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, उसके बाद देन इसका सॉल्यूशन आपके सामने लाता हूं। शॉर्टकट मेथड से आप इसको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? Question is discussed by the medical exam, that is so many times. Okay, फॉर्मेट यही रहती है, इसको हम बदलते हैं डिजिट्स की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, बट क्वेश्चन को जो मैं आपके सामने कह रहा हूं, जो आप पेपर देंगे, आप देखेंगे मैं काइनेटिक्स में जो आपको करा रहा हूं वो आपको कितना हेल्पफुल जाएगा। तो अब आप देखिए ऑब्जेक्ट जीरो से स्टार्ट हुआ है, आप कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट इसमें कैसे आएगा वो आप देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट जीरो से स्टार्ट हुआ है, तो फर्स्ट वी एवेलुएट द डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट 2 सेकंड्स, दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at यूज करोगे, u जीरो है, डायरेक्ट अप्लाई करिए हाफ at स्क्वायर हाफ 10 into 2 का स्क्वायर, दैट इज 10 into 2 कितना आ जाएगा 20 रीच है, क्योंकि 2 से जब कट करेंगे 4 को तो 2 बचेगा, s1 कितना आ गया 20। अब कोई बच्चा 20 मीटर चलने के बाद वेलोसिटी निकालेगा, एंड आफ्टर दैट फिर डिस्टेंस निकालेगा, नेक्स्ट टाइम बर्बाद कर लेगा। हम इनिशियली s1 प्लस s2 निकाल लेते हैं, 0 प्लस हाफ
10 into 6 स्क्वायर। टोटल टाइम एंड डिस्टेंस s1 plus s2 होगी ना, तो s1 plus s2 is equal to 0 plus half 10 into 6 का स्क्वायर will be equal to 1/2 10 into 36 that is 18 कितना आ गया 180 मीटर। अब s1 plus s2 180 मीटर है, तो s2 कितना हो जाएगा भाई 180 minus s1 180 minus 20 that is 160। आपसे ऑप्शन में s1 upon s2 की वैल्यू पूछी है, that is equal to 20 by 160 s1 upon s2 की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन आप देखिए प्रीवियस ईयर अगर आप लगा रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर्स में आपको क्वेश्चन दिखेगा, ओके, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, ओके। अब इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें कई तरीके से फॉर्मेशन हो सकती है, पर जैसे हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन लंबा चला जाता है, जेई लेवल में चला जाता है, जरूरत नहीं है, ओके। अब स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी भी होती है। स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी जब होती है तो उस कंडीशन में अंडर ग्रेविटी पर आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक। एक क्वेश्चन बहुत डिस्कस होता है, दैट इज नॉर्मल क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा हूं जिससे आपको छोटे छोटे बच्चों की तरह स्टार्टिंग, अब आपको सिर्फ कम से कम डीप लेवल टच हो, उसके अकॉर्डिंग अ बॉडी टेक्स द टाइम t to complete the certain height, takes the time t to complete the certain height. What will be the time taken by the body to return at the ground? वापस आने में कितना टाइम लगेगा? ध्यान रखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप थ्रो करते हैं अपवर्ड्स, जितना टाइम वो ऊपर अपनी वेलोसिटी जीरो करने में लगाती है उतना ही टाइम उसको बैक होने में लगता है, सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम। अब इस पर एक न्यूमेरिकल क्रिएट होता है, दैट इज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, अ बॉडी इज थ्रोइंग अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रिटर्न एट द ग्राउंड? अ बॉडी इज थ्रोइंग अपवर्ड्स with velocity 40 meter per second, how much time does it take to return at the ground? कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका, आपको पता लगाना है कि कितने टाइम में ये वापस आएगी। जितना टाइम अपलिफ्ट करने में लगेगा उसका डबल टाइम कर दीजिए, अपलिफ्ट करने का टाइम निकालिए उसको डबल कर दीजिए, क्योंकि जितना टाइम इसको पहुंचने में लगता है उतना टाइम बैक होने में लगता है। प्रूव्ड है, मैं प्रूव करके दिखा सकता हूं, बट ये टाइम नहीं है कि आपको प्रूव करके डिटेलिंग बताऊं, या आपको शॉर्टकट चलना है तो शॉर्टकट के अकॉर्डिंग मैं आपसे कह रहा हूं। अब आप जाने का टाइम निकाल दीजिए, जाने का टाइम अगेंस्ट ग्रेविटी अगर जा रही है ऑब्जेक्ट तो आप यूज करिए v इज इक्वल टू g। आपने इसको थ्रो किया है 40 से, ये तब तक उठेगी जब तक इसका b 0 नहीं होगा, तो 40 माइनस 10t, क्लियर, दैट इज t इज इक्वल टू कितना आ गया, t इज इक्वल टू 4 सेकंड, रिटर्निंग टाइम 4 सेकंड, दैट मींस टाइम लगेगा इसको 8 सेकंड टू रिटर्न एट द ग्राउंड, ओके बच्चे। And after that, next expected question, that is two bodies of masses m and 4m। मैं नॉर्मल माइंड से बोल रहा हूं, बट आपके क्वेश्चन में m की जगह 6m हो सकता है, 8m हो सकता है। Two bodies having the masses m and 4m are allowed to fall from the heights h1 and h2, allowed to fall from the heights h1 and h2. They takes the time t1 and t2. The ratio of t1 and t2 will be equal to, दोबारा सुनिए, two bodies having the masses m and 4m are allowed to fall from the two different heights h1 and h2. They take the time t1 and t2. The ratio of t1 upon t2 will be equal to, t1 और t2 का रेशियो आपको बताना है, ओके। अब स्किल आपको यहाँ यूज करनी है, कटिंग क्वेश्चंस पे नहीं जाना, सीधी सी बात है। अब आपको स्किल क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया, आपको बताना है t1 और t2 का रेशियो क्या होगा, ओके बच्चे, ठीक है भाई। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्री फॉल जो मोशन है मासेस से इंडिपेंडेंट है। फ्री फॉल मोशन मासेस से इंडिपेंडेंट है, किसी भी इक्वेशन में आप मास यूज नहीं करते, m और 4m का मतलब ही खत्म हो गया। अब दोनों ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराया है, दोनों ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराया है, तो पर्पस आपका सॉल्व हो गया। h1 हाफ g t1 स्क्वायर, t1 इज इक्वल टू 2h अपॉन g का रूट, बिल्कुल सिमिलर t2 इज इक्वल टू 2h अपॉन h1 h2 का रूट। अब आप डिवाइड करोगे तो t1 अपॉन t2 अंडर रूट
H1/H2, ऑप्शन में आपके पढ़ा होगा H1/H2। अंडर ग्रेविटी की बात हो रही है, रिजल्ट इज ओके। सेम टाइप का क्वेश्चन मैं आपके सामने नेक्स्ट बोलता हूं, दैट इज अ बॉडी टेक्स द टाइम t to reach the ground and falling from the height h. When the body is falling from the height h, it takes the time t to reach the ground. The position of the body from the ground after t by 4 seconds will be equal to, क्वेश्चन दोबारा सुनिए, a body is allowed to fall हो रही है and takes the time t to reach the ground और h हाइट से fall हो रही है। क्वेश्चन है t by 4 सेकंड के बाद इसकी ग्राउंड से पोजीशन कहां होगी, व्हाट विल बी इट्स पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर t by 4 सेकंड्स। क्वेश्चन ये है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, अब आप देखिए इसको आप ट्राई करिए कि t by 4 सेकंड्स ये कहां होगी। अब आप अपनी स्केल अप्लाई करिए, मैं आपके सामने जो क्वेश्चंस दे रहा हूं यही लेवल आपके नीट का, इससे ऊपर आपको नहीं जाना। ओके, अब किसी भी हाइट को आप इमेजिन कर लीजिए, ये हाइट h है, इसको गिरने में किसी ऑब्जेक्ट को टाइम t लगता है, ठीक है। अब आप देखिए इसको गिरने में किसी ऑब्जेक्ट को टाइम t लगता है, फ्री फॉल हो रही है, तो h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। कुछ कर नहीं सकते, इसको यही छोड़ते हैं, कॉन्सेप्ट दिमाग में चलते रहने चाहिए, प्रोसेसिंग एकदम फास्ट। नाउ व्हाट विल बी इट्स पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड, तो t by 4 सेकंड के बाद ये टॉप से कहां होगी, फिर टॉप से स्टार्ट करिए, h डैश इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ g t by 4 का स्क्वायर, 0 प्लस हाफ g t by 4 का स्क्वायर, दैट इज h डैश इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर बाय 16। ठीक है, हाफ g t स्क्वायर को कैसे नहीं करते, ये रिजल्ट आया 1/16 इनटू हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर h के इक्वल है, आप देखिए सामने लिखा हुआ है h डैश, कितना आ गया h/16, h डैश कितना आ गया h/16। अब h डैश की वैल्यू h/16 आ चुकी है, मतलब ऑब्जेक्ट टॉप से कितना गिर चुका है h/16। अगर ऑप्शन के अंदर टॉप से वैल्यू पूछते हैं तो h/16 ऑप्शन आ चुका है, बट वो ग्राउंड से पूछ रहे हैं, ग्राउंड से जो इसकी वैल्यू आएगी h minus h/16, that is 16h minus h/16 will be equal to 15h/16। नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं, बट थोड़ा सा आपको अपने स्किल यूज करनी है। ओके बच्चे, तो अब आप देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, इट इज आल्सो द एक्सपेक्टेशन फॉर द 2023। नाउ द नेक्स्ट इज, आप दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो डिस्कस हुआ है, आगे बढ़ते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए हम नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन मोशन पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अ बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द हाइट। समझ रहे होंगे, अगर आप नीट दे रहे हैं तो वही बच्चा इस फास्ट लेक्चर को फॉलो करेगा, ठीक है। अ बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द हाइट 100 मीटर। At the same time, another body is throwing upwards with velocity 50 meter per second. When and where these bodies meet with each other, right? A body is allowed to fall from the height 100 meter. At the same time, another body is throwing upwards with velocity 50 meter per second. When and where these bodies meet with each other, ये दोनों कब और कहाँ मिलेंगी? अगर आपसे सिर्फ ये पूछे कब कहाँ कब मिलेंगी, टाइम निकाल दीजिए। अगर टाइम और पोजीशन दोनों पूछिए तो आपको टाइम और पोजीशन दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो अब आप देखिए ये दोनों कहाँ मिलेंगी, फिर आप अपनी इक्वेशन पर आइए। सबसे पहले आप इमेजिन करिए हाइट h। ओके, अब हाइट h है आपके सामने, कंप्लीट हाइट है। एक बॉडी को यहां से ड्रॉप किया गया है और दूसरी बॉडी को यहां से थ्रो किया गया है। जिसको थ्रो किया गया है उसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड और जिसको ड्रॉप किया गया है उसकी इनिशियल स्पीड है 0 मीटर पर सेकेंड। राइट, हमने टॉप से स्टार्टिंग की है, हम कंसीडर करते हैं कि टॉप से, ठीक है, h टॉप से h कंसीडर कर लेते हैं और जो टोटल h है आपका वो 100 मीटर गिवन है। ठीक है भाई,
ये h आपको 100 मीटर गिवन है, इसको अगर हम चाहें तो x ले सकते हैं, इसको x ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। x इक्वल टू आपके सामने 100 मीटर गिवन है, अब टॉप से ये h जिसको आपने ड्रॉप किया है और ये t टाइम के बाद दोनों मिलती हैं। t टाइम आपने सपोज किया कि दोनों t टाइम के बाद मिलती हैं। जो ड्रॉप कर रहे हैं उसके लिए आप यूज करिए x इक्वल टू 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, x इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, कुछ हमें पता ही नहीं है, हम इसको यहीं छोड़ दें। जिसको आपने थ्रो किया है तो डिस्टेंस कवर करेगी 100 माइनस h, कितनी कवर करेगी 100 माइनस h, अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगी 100 माइनस h इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड से आपने फेंकी है 50t माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब आप देखिए हाफ gt स्क्वायर h के इक्वल आपको गिवन है, देखिए 100 माइनस h इज इक्वल टू 50t माइनस h, ये कैंसिल आउट, 100 इज इक्वल टू 50t, t आ गया आपके सामने 2 सेकंड। ओके, अब t 2 सेकंड आ चुका है तो इसका मतलब ये 2 सेकंड के बाद मिलेगी। कहां मिलेगी? अगर ग्राउंड से पूछें तो ग्राउंड से निकाल दीजिए, टॉप से पूछें तो टॉप से आपका आंसर निकला रखा है h इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज टॉप से डिस्टेंस आ रही है 20 मीटर, ग्राउंड से पूछेंगे तो ग्राउंड से डिस्टेंस आ रही है 80 मीटर, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 मीटर। ओके बच्चे, अब आप देखिए मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मोशन पर क्वेश्चंस कराए, स्ट्रेट लाइन मोशन पर आपको इस लेवल पर मूव करना है, इससे आगे मत जाइए, ठीक। वो जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनको आप ढंग से करिए ना, आफ्टर दैट अपने प्रीवियस ईयर पर जाइए और कुछ मत करिए, किताब इस तरह उठाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में आप अपने फार्मूलाज पढ़िए एज वेल एज कॉन्सेप्ट पढ़िए, एंड आफ्टर दैट सेलेक्टेड क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर्स। ओके बच्चे, स्ट्रेट लाइन मोशन पर हमने आपको क्वेश्चंस कराए, इन पे ध्यान दीजिए। कल हम स्ट्रेट लाइन मोशन आगे बचा है, इसमें वेक्टर अभी इन्वॉल्व नहीं हुआ है, जब वेक्टर पढ़ा देंगे स्ट्रेट लाइन मोशन के कुछ क्वेश्चंस में वेक्टर इन्वॉल्व होता है जिसमें रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आता है, तो रिलेटिव मोशन वेक्टर के थ्रू हो पाता है। मेरा वेक्टर आप रिलेटिव मोशन बताएंगे, हालांकि आपने वेक्टर पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन हो सकता था, बट आफ्टर वेक्टर एक दो क्वेश्चन रिलेटिव मोशन का और इन्वॉल्व करेंगे, एंड आफ्टर दैट स्ट्रेट लाइन मोशन में आपको यहाँ पर मूव करना है। आप देखिए कितना आसान काम है, बड़ा फिजिक्स में फंस के रह जाते हो, इतना कुछ नहीं है। ओके, आप अपने कॉन्सेप्ट चैप्टर को ढंग से पढ़िए ब्रीफिंग में टीचर के थ्रू, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चंस पे जाइए, और ये टाइम है आपको प्रीवियस ईयर पर जाने का एज वेल एज सेलेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक, जो मैंने आपको बताया है। ओके बच्चे, उसके बाद देन टू डायमेंशनल मोशन, वेक्टर एज वेल एज, इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं। ओके, थैंक्स। हेलो नीट एस्पिरेंट्स, अब कुछ क्वेश्चंस स्ट्रेट लाइन मोशन पर बचे हुए कंक्लूड करते हैं। ओके, इसमें कुछ क्वेश्चंस जो ग्राफ पर हैं सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप एक बार देख लीजिए, मैं आपके सामने एक बार हाईलाइट कर देता हूं। ओके, इससे ऊपर आपको ज्यादा नहीं जाना है, बार बार मैं आपको रोक के रखा हुआ हूं। तो अब आप देखिए, अगर यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दो टाइप में डिवाइड किया था, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। इस पर जो नॉर्मल से ग्राफ आते हैं, जिसको क्वेश्चन डिस्कस हुआ है नीट में, वो मैं आपके सामने ला देता हूं एक बार। ओके, अब यूनिफॉर्म मोशन में अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और दो वेलोसिटीज, दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज को कंपेयर कराया जाए, ये कराया गया है। ओके, तो आपने क्या करना? ओके, तो देखिए, अब अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए यूनिफॉर्म मोशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, उस कंडीशन में इन दोनों ऑब्जेक्ट ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं, ए का स्लोप एंगल θ1 है और बी का स्लोप एंगल θ2 है। इस कंडीशन में अगर आपसे पूछें कि ए और बी की वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा, बी टू ए पूछ सकते हैं, ए टू बी पूछ सकते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे बी ए इज इक्वल टू tan θ1, बी बी इज इक्वल टू tan θ2। अगर वो आपसे पूछें बी ए अपॉन बी बी इन दिस कंडीशन tan θ1 अपॉन tan θ2। ओके, अब यहां पर ये एंगल्स गिवन है कि θ1 30 है, θ2 60 है,
तो उस कंडीशन में इनकी वैल्यूज डाल दीजिए। इनकी वैल्यू टैब में पुट करने के बाद जो आंसर आएगा ये इन दोनों वेलोसिटीज का आपको रेशियो मिल जाएगा। ओके, तो एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर नीट जिसमें आपको ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सामने है और इसमें वेलोसिटीज का रेशियो आपको बताना है स्लोप एंगल्स की फॉर्म में। क्लियर? एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन है और उसके अंदर एक्सीलरेशन का रेशियो अगर आपसे पूछते हैं और ग्राफ है वेलोसिटी टाइम, तो बिल्कुल सिमिलर यहां देखिए, अब ये v है और ये टाइम है। यहां पर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन आपको पता है, ये c है और ये d है। ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है। तो इस कंडीशन में यहां पर अगर ये bt ग्राफ है और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, इन दिस कंडीशन अगर आपसे पूछें इन दोनों ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशंस का रेशियो क्या होगा, तो वही कंडीशन आएगी AC अपॉन AD इज इक्वल टू tan θ1 अपॉन tan θ2। AC अपॉन AD इज इक्वल टू tan θ1 अपॉन tan θ2। अब यहां पर भी अगर एंगल्स गिवन है तो उस कंडीशन में इसका रेशियो, ठीक है, एक्सीलरेशंस का रेशियो कहलाएगा। क्लियर? बहुत ज्यादा हाई फाई क्वेश्चंस पर आपको नहीं जाना है और बाकी जो आपके फिक्स ग्राफ है उन फिक्स ग्राफ्स को आप देख लीजिए क्योंकि थ्योरी में आपको इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा। क्लियर? बाकी आपसे रेशियो पूछा जाए किसमें, ये क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक। उसके बाद अब हम रिलेटिव वेलोसिटी पर इन्वॉल्व होते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी पे इन्वॉल्व होते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी में हल्का सा कॉन्सेप्ट वेक्टर का इन्वॉल्व होता है। अब आप देखिए वेक्टर में अगर आपको सिर्फ डिफरेंस अच्छे से पता है तो रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस आपके करेक्ट चले जाएंगे। अगर आपको वेक्टर का डिफरेंस इन सब्ट्रैक्शन आता है, जस्ट सब्ट्रैक्शन आता है, उस कंडीशन में रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन आपका करेक्ट चला जाएगा नीट लेवल का। इसमें आपको बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाना है। अब मैं आपको हल्का सा सब्ट्रैक्शन बताता हूं और सब्ट्रैक्शन बताने के बाद आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं। सब्ट्रैक्शन के बाद क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं। देखिए भाई, सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स, इसी के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने हो जाएंगे। ध्यान से देख लीजिए, वैसे आपने किया होगा बट फिर भी क्वेश्चन कराने से पहले हल्का सा रेफरेंस दे रहा हूं मैं आपको। ये देखिए, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। नॉर्मल से कॉन्सेप्ट, ना ट्रायंगल लॉ ना पैरेललोग्राम लॉ, नॉर्मल से कॉन्सेप्ट से आप इसको कर सकते हैं। आप देखिए, अब ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को नॉर्मल से कॉन्सेप्ट से ऐड करते हो तो इसके एडिशन का जो तरीका होगा उसके अकॉर्डिंग इस वेक्टर B को यहां पुट कर दीजिए। कंडीशन ये होनी चाहिए, सेकंड वेक्टर का टेल फर्स्ट के हेड पर आएगा और जो वेक्टर स्टार्ट लेगा फर्स्ट वेक्टर से रिजल्टेंट जाएगा उसका ये, और ये रिजल्ट क्या लाएगा R = A + B। ठीक है, इसको ट्रायंगल लॉ कह देते हैं। आप बाद में लॉ वर्ड नहीं रटने हैं, आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कैसे करने हैं। एंड आफ्टर दैट इसी में अगर हमें a - b करना है, तो उस कंडीशन में आप a - b को क्या लिख सकते हो, a - b को आप लिख सकते हो a + b। मतलब एडिशन के कॉन्सेप्ट से सब्ट्रैक्शन आप सीख सकते हो। यानी जो वेक्टर आपको सब्ट्रैक्ट करना है उसको रिवर्स कर लिया, अगर आप फर्स्ट के साथ ऐड करोगे तो ये सब्ट्रैक्शन कहलाएगा। ठीक, तो देखिए अब इसमें अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो उस कंडीशन में फर्स्ट वेक्टर a, उसके बाद -b को ऐड करिए, ये रिजल्ट R a - b कहलाएगा। क्लियर, ये रिजल्ट a - b कहलाएगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट है सब्ट्रैक्शन का, जिसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वेक्टर a, उसके बाद वेक्टर b को अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है और विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन तो सब कुछ उल्टा करिए। एडिशन में हेड टू टेल प्लस करते हैं। अब यहां पर टेल टू टेल जोड़िए। एडिशन में रिजल्टेंट स्टार्ट होता है इस वेक्टर से, अब सब्ट्रैक्शन में रिजल्टेंट स्टार्ट होगा इस वेक्टर से। ये वेक्टर b है और ये वेक्टर a है, ये रिजल्ट a - b कहलाएगा। ये रिजल्ट a - b कहलाएगा। अब आप देखिए इन दोनों वेक्टर्स को ध्यान से देखिए, इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड सेम होगी। आप इस कॉन्सेप्ट से सब्ट्रैक्ट करिए या फिर इस कॉन्सेप्ट से सब्ट्रैक्ट करिए, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा।
ओके। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट होता है, मैंने यहाँ पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स को ऐड किया है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स को सबट्रैक्ट किया। अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स को आप ऐड करते हो, सबट्रैक्ट करते हो, क्वेश्चन नीट में डिस्कस हुआ है, तो उस कंडीशन में मैग्नीट्यूड दोनों केसेस में सेम आता है। अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स आपस में ऐड होते हैं, सबट्रैक्ट होते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आता है। दे आर डिफर ओनली बाय डायरेक्शन, ये सिर्फ डायरेक्शन से डिफर होते हैं। ये क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट से ही क्रिएट हो गया। एंड आफ्टर दैट यहाँ आने के बाद अब स्टार्टिंग होती है रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस की। सिर्फ इतने से टॉपिक के बाद रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस की स्टार्टिंग होती है, जिसमें पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने बोलता हूं, जिसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन है दैट इज डिस्कस्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। An aeroplane is flying in the circular path of radius 2 km, 4 km, 5 km, कुछ भी कह सकते हैं या फिर कुछ नहीं कह सकते हैं। Aeroplane is flying in the circular path with velocity 400 km per hour. What will be the change in velocity of the aeroplane when it completes half circle? जब ये हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा तो इस एरोप्लेन की वेलोसिटी का चेंज क्या होगा? अब आपको चेंज फाइंड आउट करना है। अगर आपको चेंज फाइंड आउट करना है, कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर का चेंज निकालना है तो आपको यूज करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। और सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स अभी मैंने आपको हिंट दिया है, इतने हिंट से आप पहुंच जाओगे कि आप 7th को नीट देने जा रहे हो, कॉन्सेप्ट आपके ठीक होंगे। तो यहां पर आप देखिए, अब हम इस कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन को आपके सामने लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका नीट लेवल का है जो मैं आपके सामने अभी डिस्कस किया है। अब इसमें डायरेक्शन आपसे नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ आपसे पूछा गया चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करिए, ठीक। आप अपनी स्किल यूज करिए और स्किल यूज करने के बाद दिमाग में यूज करिए कि प्लेन जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है। अब जब सर्कल में मूव कर रहा है तो हाफ सर्कल पूरा करने पर चेंज इन वेलोसिटी आपको बतानी है, ठीक। यहां पर 99% स्टूडेंट से गलती होती है जहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, ओके। अब यहां दोबारा सुन लीजिए, अगर दो वेक्टर्स आपको गिवन है इस फॉर्म में, अगर ये दो वेक्टर्स इस फॉर्म में गिवन है, इनको अगर आप सबट्रैक्ट करते हो, ठीक है, और उसके बाद देन ये दो वेक्टर्स इस फॉर्म में गिवन है, इनको आप सबट्रैक्ट करते हो तो क्या होता है वो अब आप देखिए, ठीक। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू ही आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो देखो, अब कहीं भी आप सर्किल कंसीडर कर लीजिए, इस सर्किल है, इस सर्किल में आपसे ये नहीं कहा गया कि प्लेन कहां से स्टार्ट ले रहा है, आप अपने हिसाब से एज्यूम कर लीजिए ये प्लेन यहां से स्टार्ट ले रहा है, हाफ सर्किल यहां पूरा हो जाएगा। एक स्टूडेंट सोचता है कि प्लेन यहां से स्टार्ट हो रहा है, हाफ सर्किल यहां पूरा हो जाएगा, डिपेंड्स कि एट ए टाइम आप क्या सोच रहे हो। तो अगर आपने स्टार्ट किया कि प्लेन यहां चल रहा है, यहां पर था, और उसके बाद देन हाफ सर्किल पूरा हुआ, तो हाफ सर्किल पूरा होने पर ये यहां आ गया। अब हाफ सर्किल पूरा होने पर यहां आ गया तो उस कंडीशन में ये है 400 किलोमीटर पर आवर और ये है 400 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों वेक्टर्स को जब आप सबट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आप देखिए इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल बन चुका है 180 डिग्री। 180 डिग्री पर अगर दो वेक्टर सबट्रैक्ट होते हैं तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं और यहां पर चेंज इन वेलोसिटी निकल के आएगी। चेंज इन वेलोसिटी आएगी 800 किलोमीटर पर आवर। 99% इसको 0 लिखेंगे जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा। ये दोनों वेक्टर्स को जब आप सबट्रैक्ट करोगे, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 800 किलोमीटर पर आवर, ओके। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कह दिया जाए एरोप्लेन इज फ्लाइंग विद वेलोसिटी 400 किलोमीटर पर आवर इन द सर्कुलर पाथ, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द प्लेन व्हेन इट कंप्लीट्स द सर्किल, अगर ये सर्किल कंप्लीट करता है उस कंडीशन में चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, ओके। तो अब आप देखिए, जिस पॉइंट से स्टार्टिंग हुई है ये प्लेन उसी पॉइंट पर आता है, तो उस कंडीशन में ये दो वेक्टर्स इस पोजीशन में आ जाएंगे। अब अगर ये दो वेक्टर्स इस पोजीशन में आ जाएंगे, इन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल है, इन वेक्टर्स को अगर आप सबट्रैक्ट करोगे रिजल्ट 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पर चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा भी 0 आएगी। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट कंप्लीट्स वन क्वार्टर सर्किल, अगर ये वन क्वार्टर सर्किल कंप्लीट करता है तो उस कंडीशन में प्लेन यहां होगा, और जब प्लेन यहां होगा तो आप देखिए वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो चुके हैं। अब जो दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, पाइथागोरस रिजल्ट यूज हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये 400 स्क्वायर दैट इज 400√2 कन्वर्ट हो जाएगा और ये डेल्टा बी कह रहा है, ठीक। क्वेश्चन जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी आपकी यूज हुई है और चेंज निकाला है, तो चेंज में आपको वेक्टर डिफरेंस दिया है, डिफरेंस अगर आपका गलत है कॉन्सेप्ट में आप चूके, आंसर आपका गलत हो जाएगा,
ओके बच्चे, तो रिलेटिव वेलोसिटी पर पहला क्वेश्चन, उसके बाद देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के, जिसके अकॉर्डिंग आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन आना चाहिए अच्छे से और कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। क्वेश्चन नेक्स्ट, अ मैन इज वॉकिंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ, the velocity of the car noticed by the man will be equal to, a man is walking on the road with velocity 10 meter per second towards north, a car is moving with velocity 20 meter per second towards साउथ ईस्ट वेस्ट, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ओके, तो अब नॉर्थ एंड कार कहां जा रही है, साउथ में, ठीक। उस कंडीशन में आप मैन जो इसको नोटिस करेगा इसकी वेलोसिटी को, वो आपने फाइंड आउट करना। ओके, मैन इज वॉकिंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, कार इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ, वेलोसिटी ऑफ द कार नोटिस्ड बाय द मैन विल बी इक्वल टू, ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए भाई, अब साउथ में जा रही है कार, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आप दिमाग में इमेजिन करिए एंड आफ्टर दैट इस क्वेश्चन को आपने करना। गलती इसमें कहां होगी, इसमें गलती होगी आपसे डायरेक्शन में। अब आप देखिए दो वेक्टर्स हैं, एक मैन मूव कर रहा है और एक कार मूव कर रही है। अब इसमें आपको कौन से वेक्टर में से किस वेक्टर को माइनस करना है, सुनिए बच्चे ध्यान से। अगर आप ए में से बी को माइनस कर रहे हैं और बी में से ए को माइनस कर रहे हैं, अगर आप ए से बी माइनस कर रहे हैं, बी से ए माइनस कर रहे हैं, डायरेक्शन पलट जाएगी, डायरेक्शन बदल जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना है कि कौन से वेक्टर में से कौन से वेक्टर को माइनस करना है रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन करते समय। ओके, तो देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अब देखिए मैन इज वॉकिंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, बी मैन 10 मीटर per second towards north, car is moving with velocity 20 meter per second towards south, velocity of the car noticed by the man will be equal to, अब ये दो वेक्टर है, कार ऑब्जेक्ट है, मैन ऑब्जर्वर है, ठीक। अब आप बनाइए कौन ऑब्जेक्ट है कौन ऑब्जर्वर है, कार ऑब्जेक्ट है और मैन ऑब्जर्वर है। हमेशा जब भी आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर। अगर आप ऑब्जर्वर माइनस ऑब्जेक्ट कर दोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू फिट बैठ जाएगी, बट डायरेक्शन आपकी गलत हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन आपका जीरो में चला जाएगा। तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर। ओके, इन दोनों वेक्टर्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो उस कंडीशन में आप देखिए दोनों अपोजिट वेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि जिस वेक्टर को आपने माइनस करना है तो किसको किस में से माइनस करना है, ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर। मींस हमें यहां पर निकालना है BC माइनस B मैन, कार में से मैन की वेलोसिटी को माइनस करना है। तो अब आप देखिए इस वेक्टर को आप ऐसे छोड़िए, उसके बाद देन इस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करिए और डायरेक्शन चेंज करने के बाद आप देखिए B कार हमने ऐसे लिख दिया और B मैन को हमने क्या किया, रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद यहां ले आए। अब आप मैग्नीट्यूड हो चुका होगा, ये 20 है, ये 10 है, दैट इज 30 हो चुका है और डायरेक्शन आपके सामने दिख रही है साउथ। डायरेक्शन क्या दिख रही है, साउथ। तो अब आप देखिए ये जो मैन नोटिस करेगा कार की वेलोसिटी दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ। क्या आंसर होगा, 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ। ओके बच्चे, अब इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैन इज वॉकिंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, कार इज मूविंग विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कुछ भी क्या करना है आपको, कॉन्सेप्ट आपके सामने। एक क्वेश्चन और बोल देता हूं प्रॉपर फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन इज वॉकिंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, a car is moving with velocity 40 meter per second towards south, velocity of the car noticed by the man will be equal to, okay, अब मैन जा रहा है ईस्ट में
20 मीटर पर सेकेंड। कार जा रही है साउथ में। ठीक, क्वेश्चन को ढंग से देखिए। ठीक है भाई, ये तो ठीक है, डायरेक्ट आपके सामने आंसर आ गया। अब उस क्वेश्चन को आप दोबारा ढंग से देख लीजिए। मैन इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। बी फॉर मैन, 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, वेक्टर बना है। कार इज मूविंग विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ, 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ। वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। अब आपने क्या करना है, कार में से मैन की वेलोसिटी को माइनस करना है। तो अब इस वेक्टर को ऐसे छोड़ते हैं, BC 40 मीटर पर सेकेंड। एडिशन के कॉन्सेप्ट से सब्ट्रैक्शन करोगे, ठीक आसान काम है, और डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। अब आप देखिए, ये जो डायरेक्शन है ईस्ट, इसको रिवर्स करिए, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये आएगा रिजल्ट बी फॉर मैन। ठीक है भाई, ये रिजल्टेंट कहलाएगा डेल्टा V या फिर रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगी। अगर यहां पर एक्सेलरेशन पूछते तो उस कंडीशन में आपको डेल्टा V मिलता, और यहां पर ये आपसे पूछा है कि वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड बाय द मैन। ठीक, ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है जिसमें आपका ये रिजल्ट आपका रिजल्टेंट कहलाएगा। अब आपकी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज अंडर रूट 10 स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 अंडर रूट 5 आ जाएगा। 20 स्क्वायर रूट के अंदर कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1 प्लस 4 आ जाएगा, और 1 प्लस 4 आएगा तो 20 रूट 5 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। बट इससे काम नहीं चलेगा, ये तो हर कोई सॉल्व कर लेगा। मेन कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पर डायरेक्शन का। डायरेक्शन कहाँ जाएगी, ये डायरेक्शन देखिए, ये क्या है साउथ, और ये क्या है वेस्ट। अभी डायरेक्शन साउथ है और ये वेस्ट है। ये आप जो कंसीडर करेंगे तो ये डायरेक्शन होगी आपकी साउथ वेस्ट। ठीक, ये डायरेक्शन होगी साउथ वेस्ट। अगर ऑप्शन के साथ वेस्ट साउथ लिखा हुआ है तो वो भी कंसीडरेबल होगा। ओके, तो उस कंडीशन में आप देखिए यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट रोल हुआ डायरेक्शन का। अगर डायरेक्शन में आप भटके, या क्वेश्चन में मेन रोल है डायरेक्शन का, ध्यान रखिए। क्या करना है, ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर। मैन ऑब्जर्व कर रहा है कार को, तो मैन ऑब्जर्वर हुआ, ऑब्जेक्ट कार हुई। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपने क्या करना है, आपने ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर करना है और अपने सब्ट्रैक्शन को यूज करना है। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना चाहोगे तो उस कंडीशन में डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहते, जो पहला मेथड बताया था, तो भी हमारा आंसर यही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों में से आपको जो इजी लग रहा है उसको आप यूज कर लीजिए, और इस क्वेश्चन को आप ढंग से कर लीजिए फॉर 7th मई। क्लियर। नेक्स्ट, रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन आपके सामने जाता है, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होंगे, कॉन्सेप्ट आपका यही जाएगा। अब कई बार कोई वर्ड चिड़िया उड़ा देते हैं वो, एंड आफ्टर दैट रिलेटिव वेलोसिटी आपके सामने यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपके सामने बोल देता हूं, दैट इज अ पैरट इज फ्लाइंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट। पैरट इज फ्लाइंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट। मैन इज वॉकिंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स south. Velocity of the parrot noticed by the man will be equal to, velocity of the parrot noticed by the man will be equal to। तो पैरट कहाँ जा रहा था, वेस्ट में, मैन कहाँ जा रहा था, साउथ में। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर आपको पैरट की वेलोसिटी बतानी है जो मैन ने नोटिस की है। ठीक है भाई, पैरट जा रहा है वेस्ट में, B फॉर पैरट 5 मीटर पर सेकेंड। मैन जा रहा है साउथ में 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको करना है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज, तो पैरट की वेलोसिटी से माइनस करनी है मैन की वेलोसिटी। फॉर दैट इस वेक्टर को आप डिस्टर्ब मत करिए। ठीक है, इसकी डायरेक्शन चेंज कर लीजिए, इसको यहां ले जाइए, ये रिजल्ट आएगा। ठीक, वेलोसिटी ऑफ द पैरट नोटिस्ड बाय द मैन, वेलोसिटी ऑफ द पैरट नोटिस्ड बाय द मैन। ओके,
तो अब आप देखिए ये साउथ में था, इसको आपने नॉर्थ में कन्वर्ट किया, अभी डायरेक्शन कहाँ होगी, वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। आप निकालेंगे कैसे, वैसे ही ये 5 है और ये 20 है, ठीक, अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, फिर भाई अंडर रूट 5 स्क्वायर कॉमन हो जाए 1 प्लस 16, ठीक है, दैट इज 5 अंडर रूट 17। डायरेक्शन ये देखिए, ठीक, नॉर्थ वेस्ट, डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है भाई। रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल वैसे ही रेन का क्वेश्चन आता है। जब रेन का क्वेश्चन आता है, इन दिस कंडीशन रेन इज फॉलिंग, मैन इज वॉकिंग, ओके। अब इसमें क्या करना है, रेन ऑब्जेक्ट है, मैन ऑब्जर्वर है, आपको रेन की स्पीड से मैन की स्पीड को माइनस करना है, इन दिस डायरेक्शन अम्ब्रेला को होल्ड करना होगा, ओके। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन फाइंड आउट करोगे और उसके अकॉर्डिंग आपको अम्ब्रेला की डायरेक्शन मिलती है। क्लियर? हेलो नीट एस्पिरेंट्स, अब हम रिलेटिव वेलोसिटी कंक्लूड करते हैं। इस टॉपिक के बाद, आज इस लेक्चर के बाद रिलेटिव वेलोसिटी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको इन्हीं से मिल जाएगा, ओके। तो देखिए अब हम बोर्ड प्रॉब्लम्स पर आगे बढ़ते हैं, क्लियर। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इससे पहले वाले वीडियो में, अब आगे बढ़ते हैं बोर्ड प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नीट लेवल में किस लेवल तक आ सकता है, बोर्ड प्रॉब्लम से आगे जाते हैं, ओके बच्चे। तो देखिए सबसे पहले अब बात करते हैं, वाटर स्ट्रीम फ्लो कर रही है और बोट रेस्ट वाटर पे मूव करती है और स्ट्रीम पे मूव करती है, तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, ओके। दो क्वेश्चंस कराता हूं नॉर्मल, जिसमें ज्यादा डायरेक्शन का रोल नहीं है, उसके बाद मैं दो क्वेश्चंस कराता हूं जिसमें डायरेक्शन का रोल है। बस इतने से ही आपका पर्पस सॉल्व हो जाए, बिल्कुल टू द पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन बोट इज मूविंग इन डाउनस्ट्रीम, the relative velocity of the boat is 12 km per hour. If boat is moving against the stream or upstream, relative velocity of the boat is 4 km per hour. The individual velocities of the boat and water stream will be equal to. Question clear? तो अब इस कंडीशन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, सुन लीजिए। अगर बोट डाउन स्ट्रीम जाती है, बोट एंड रिवर दोनों की स्पीड प्लस होती है, और अप स्ट्रीम आती है तो दोनों की स्पीड माइनस होती है, ठीक। माइनस किस में से करोगे, नेचुरल सी बात है। रिवर की स्पीड को कट कर रही है बोट, तो बोट की स्पीड से रिवर की स्पीड माइनस होती है और बोट की स्पीड के साथ रिवर की स्पीड प्लस होती है। प्लस करते समय तो आप किसी को कहीं ले सकते हैं, पर माइनस करते समय आपने ऐसा कर दिया तो क्वेश्चन आपका गलत चला जाएगा, क्लियर। तो अब आपने क्या किया, इस क्वेश्चन में आपको बताना है, आप फिजिक्स हमारी लेट और सपोज पे टिकी है, उसी अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। आपने अज्यूम कर लिया अपने दिमाग में कि वेलोसिटी ऑफ द रिवर x एंड वेलोसिटी ऑफ द वाटर स्ट्रीम इज y। जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में गिवन है, जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग x + y is equal to 12 and x minus y is equal to 4. These are the two simple अलजेब्रा की इक्वेशंस आ जाती हैं, इनको सिंप्लाई करके आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ये बोट और वाटर स्ट्रीम की स्पीड्स हो जाएंगी, ओके। तो अब आप देखें, सीधे प्लस कर दिया, ये कैंसिल आउट, 2x is equal to 16, x is equal to 16 by 2, that is 8 किलोमीटर पर आवर। अब आप x को जब यहां सेट करोगे, 8 + y = 12, y = हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर कहीं वो आपके क्वेश्चन पेपर में दिखे आप इसको कर लेना, क्लियर। अब थोड़ा सा हेरा फेरी करते हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने डालता हूं, ठीक है। वही क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसको आप ध्यान से सुनिए। अ बोट टेक्स 2 hours to travel 8 kilometer and return back in still water. A boat takes 2 hours to travel 8 kilometer and return back in still water. How much time does it take to travel 8 kilometer and return back
if the speed of the water stream is 4 km per hour. A boat takes 2 hours to travel 8 km and return back in still water. How much time does it take to travel 8 km and return back if the speed of the water stream is 4 km per hour? क्वेश्चन आपके सामने ये है, ठीक। इसमें आपको टाइम बताना है जब रिवर स्ट्रीम है 4 किलोमीटर पर आवर से 8 किलोमीटर जाती है और बोट 8 किलोमीटर बैक होती है। क्लियर? क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं है, बहुत बड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं है, पढ़ने में थोड़ा सा आपको उलझाएगा और जब आप पढ़ लोगे इसे उसके बाद दिमाग में जैसे ही आएगा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म का ही है। जिसके अकॉर्डिंग देखिए, अब 8 किलोमीटर का डिस्टेंस बोट कवर करती है रेस्ट वाटर में और वापस आती है, तो वापस आने में और जाने में डिस्टेंस कवर अप होती है 16 किलोमीटर। इसको टाइम लगता है 2 आवर्स। द स्पीड ऑफ द बोट, ये निकल के आ गई 16/2 दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड ऑफ द बोट इन द रेस्ट वाटर दैट इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। अब जब ये डाउन स्ट्रीम जाएगी तो उस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 8 + 4 दैट इज 12। टाइम लगेगा इसको जाने में t1, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज 8/12 दैट इज 4/3 2/3, ठीक है। एंड जब ये वापस होगी तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 8 - 4 will be equal to 4। टाइम लगेगा t2 is equal to 8/4 that is equal to 2 hours। क्लियर? तो अब आप देखिए 8 किलोमीटर अप होने में टाइम लगेगा इसको इतना, टोटल टाइम कितना हो जाएगा? that is t is equal to t1 plus t2 that is 2 plus 2/3। अब ऑप्शन इस फॉर्म में होगा, अगर आवर की फॉर्म में आंसर है तो आप सीधे एलसीएम ले लीजिए, ये आया 6 + 2/3 दैट इज 8/3, ठीक है। अब 8/3 आपको कहीं आवर और मिनट उसने मिला दिए, तो आवर और मिनट मिला दिए तो उस कंडीशन में आप देखिए ये आवर्स हैं, इनको 60 से मल्टीप्लाई कर लें तो मिनट मिल जाएंगे। ये कितना हो गया? 20 विल बी इक्वल टू 160 मिनट्स। 160 मिनट्स का मतलब 2 आवर्स 40 मिनट्स। जब ये आया है क्वेश्चन तो 2 आवर्स 40 मिनट्स ऑप्शन है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको 2 आवर्स 40 मिनट्स, ठीक। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द वाटर एंड बोट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट होता है जिसमें हमारा थोड़ा सा वेक्टर इन्वॉल्व होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इतना वेक्टर जितना मैं आपको बता रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं। यही क्वेश्चन आप करिए, बट इससे आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा, दोबारा देख लीजिए, ठीक। जब रिवर स्ट्रीम 4 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है तो जब बोट डाउन जाएगी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 8 + 4 12, और जब बोट अप आएगी तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 8 - 4 दैट इज 4। टाइम जाने में लगेगा 8/12 दैट इज 2/3, और वापस आने में लगेगा दैट इज 8/4 दैट इज इक्वल टू 2 आवर्स, ठीक। डिस्टेंस सेम रहनी है, टोटल टाइम प्लस कर दिया तो आपको टोटल टाइम मिल जाएगा, ठीक बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, काफी डिस्कस हुए हैं, काफी पूछे गए हैं, जिनको मैं ये कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको बता देता हूं। क्वेश्चन फॉर्म में अगर आए तो बस इतने से आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। देखो भाई, अब ये रिवर है, रिवर फ्लो कर रही है और रिवर की डेप्थ चौड़ाई डी है, ठीक। दो केसेस इसमें क्रिएट होते हैं, इन दोनों केसेस को आप ध्यान से देख लीजिए, पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ये डी है, ओके। अब आप देखिए दो क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, ठीक। वाटर स्ट्रीम वेलोसिटी vs या फिर रिवर स्पीड vr। अब r से आप रिजल्टेंट में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए स्ट्रीम एस रखते हैं,
स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम। ओके, ये है वेलोसिटी bs। दो टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं कि अगर कोई बोटमैन इस रिवर को क्रॉस करना चाहता है और रिवर्स को क्रॉस करने के बाद जिस पॉइंट से स्टार्ट ले रहा है उसके अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना चाहता है, अगर इसके अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना चाहता है तो वो किस डायरेक्शन में अपनी बोट को स्टार्ट ले, ठीक है, किस डायरेक्शन में अपनी बोट को ले जाए जिससे कि वो इस रिवर के अपोजिट पॉइंट पर पहुंचे, ठीक है, या फिर शॉर्टेस्ट पाथ, किस डायरेक्शन में अपनी बोट को रोक रहा है जिससे कि शॉर्टेस्ट पाथ अडॉप्ट करे। तो शॉर्टेस्ट पाथ आपसे पूछें या फिर अपोजिट बैंक पर पहुंचने के लिए आपसे कहा जाए कि डायरेक्शन क्या होगी, ये कॉन्सेप्ट आपका वहां पर जाता है। तो पहले केस में आप देख लीजिए, बट इतने से आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए फर्स्ट केस में अगर अपोजिट बैंक पर जाना है या फिर शॉर्टेस्ट पाथ यूज करना है, इन दिस कंडीशन ये ट्राई करेगा एक एंगल पर, ये एंगल है, ठीक है भाई, और ये है मैन बोर्ड को अपनी रो करा रहा है इस डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा। इन दिस कंडीशन ये जो बी है इसको दो कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर लेते हैं। ये कंपोनेंट आएगा sin थीटा और एक कंपोनेंट आएगा बी मैन cos थीटा। ये कंपोनेंट ओवरकम हो जाएगा bs से, दैट मींस sin थीटा इज इक्वल टू स्ट्रीम के इक्वल कर लीजिए और यहां से sin थीटा को अलग कर लीजिए, यहां से आपको एंगल निकल के आ जाएगा। अब यहां से जब एंगल निकल के आ जाएगा, इस कंडीशन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डायरेक्शन क्या होगी इसकी। तो डायरेक्शन जब आपको निकालनी होगी तो उस कंडीशन में यहां जो एंगल आपको 90 गिवन है, इसकी जो डायरेक्शन आएगी वाटर स्ट्रीम से वो इसकी डायरेक्शन आएगी 90 प्लस थीटा। अब थीटा आपका जो भी एंगल आएगा 45 आएगा, 30 आएगा, उसको 90 के साथ प्लस कर दीजिए। ये इसकी वाटर स्ट्रीम से डायरेक्शन होगी जिसकी वजह से वो अपोजिट पॉइंट पर पहुंचेगा। और शॉर्टेस्ट पाथ अगर आएगा तो शॉर्टेस्ट पाथ के केस में भी आप इसी को ऐसे यूज करोगे। क्लियर? अगर आपसे पूछेंगे कि इसको टाइम कितना लगेगा तो टाइम निकालने के लिए आप यूज करेंगे t इज इक्वल टू सीधे सीधे d अपॉन b cos थीटा, t इज इक्वल d अपॉन b cos थीटा। ये कंपोनेंट इस डिस्टेंस को कवर कराएगा, ये कंपोनेंट डिस्टेंस को कवर कराएगा, इसलिए टाइम निकल के आएगा आपका t इज इक्वल टू d अपॉन b cos थीटा। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको मैंने बता दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इतना आप ध्यान रखिए, ठीक। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। हम देखिए इसमें आपको डिजिट लेके बता देते हैं। अब बाय द वे अगर ये bs गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर और ये गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर यूज कर लेते हैं, यहां पर यूज करेंगे tan sin थीटा इज इक्वल टू 5 sin थीटा इज इक्वल टू 5 by 10 1/2 और यहां से sin थीटा अगर 1/2 आ चुका है तो थीटा हो जाएगा 30। अब थीटा अगर 30 हो जाएगा, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, अब थीटा 30 हो जाएगा तो यहां पर रिजल्ट आएगा 90 प्लस 30 विल बी इक्वल टू 120। आपके ऑप्शंस के अंदर 120 होगा, ठीक है भाई। यहां पर आप देखिए, अब अगर आपसे कहा जाए कि शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक, पाथ नहीं, शॉर्टेस्ट टाइम, तो अब जब स्टार्टिंग यहां से होगी, स्टार्टिंग जब यहां से होगी तो उस कंडीशन में ये बोटमैन जाएगा ऐसे, ये रिवर्स टीम है और ये टी है, ठीक है भाई। इस कंडीशन में अगर ये रिजल्टेंट आएगा B, अब ये B फॉर्मैन है, यहां से इसने स्टार्ट किया है, अब जब यहां से इसने स्टार्ट किया तो उस कंडीशन में इस तरीके से यहां टकराएगा, अब यहां टकराएगा, उस कंडीशन में अब आपसे पूछे कितनी अपोजिट बैंक से किस डिस्टेंस पर होगा। अगर आपसे डिस्टेंस पूछेंगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि टाइम कितना लगेगा अपॉन d अपॉन मैन जिस स्पीड से अपनी बोट को रोक रहा है, ये टाइम लगेगा। क्लियर? उसके बाद देन अब अगर आपको ये BC फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो डिस्टेंस BC निकल के आएगी
जो भी टाइम आया है उसको आप रिवर्स टीम की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपको BC मिल जाएगा। ठीक, BC मिल जाएगा, ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। क्लियर? कंडीशन बिल्कुल वैसी लग जाएगी जैसे कि हम लोग प्रोजेक्टाइल में यूज करते हैं। प्रोजेक्टाइल में अगर आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिस्कस करनी है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूज होती है, और वर्टिकल डिस्टेंस के लिए वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट यूज होता है। क्लियर? अगर आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो उस कंडीशन में ये वेलोसिटी रिस्पांसिबल है। ठीक, ऐसे ही अगर आपको ये डिस्टेंस के लिए कौन सी ये वेलोसिटी रिस्पांसिबल है। ये दो क्वेश्चंस हैं। ठीक, इसके अलावा अब आपका रिलेटिव वेलोसिटी और स्ट्रेट लाइन मोशन कंप्लीट हो चुका है। ओके बच्चे, समझ में आ चुका? हेलो नीट एस्पायरेंट्स, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करते हैं। ठीक, काइनेमेटिक्स ब्रांच हमारी चल रही है। काइनेमेटिक्स में मैंने आपसे कहा था कि जहां तक मैं जाऊंगा बस आप वहीं तक रुकिए, टाइम बर्बाद मत करिए। ओके, तो आप देखिए आज हम लोग कंप्लीट करते हैं प्रोजेक्टाइल का फर्स्ट केस। ओके, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं किसी एंगल पर, जिस वेलोसिटी से आप इसको थ्रो करते हैं वो वेलोसिटी दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होती है, दैट इज ux एंड uy। थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux चेंज नहीं होता, बट वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज क्यों नहीं होता और वर्टिकल कंपोनेंट क्यों चेंज होता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अगेंस्ट कोई फोर्स नहीं है। अगर आप एयर फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करते, इन दिस कंडीशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अगेंस्ट कोई फोर्स नहीं है, बट वर्टिकल कंपोनेंट के अगेंस्ट एक फोर्स एक्ट करता है, दैट इज ग्रेविटी। इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डज नॉट चेंज। क्लियर? एक क्वेश्चन यहीं से क्रिएट हो गया इंपॉर्टेंट। थ्रू आउट द मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता। क्लियर? तो अब आप देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर आप निकालेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पर थ्रो किया गया है, इन दिस कंडीशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux is equal to u cos theta and vertical component uy is equal to u sin theta। अब इस ऑब्जेक्ट की कंडीशन ऐसी है जैसे कि आप किसी ऑब्जेक्ट को दो थ्रेड्स के थ्रू कनेक्ट कर लो। एक थ्रेड x एक्सिस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, दूसरा y एक्सिस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट ना तो x एक्सिस पे जाएगा ना ही y एक्सिस पे जाएगा। x और y एक्सिस के बीच एक प्लेन में मूव करता है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। तो यहाँ पर वर्टिकल हाइट की रिस्पांसिबल होगा u sin थीटा और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की रिस्पांसिबल होगा u cos थीटा। क्लियर? अब आफ्टर द टाइम t किसी भी एट एन इंस्टेंट ये ऑब्जेक्ट पहुंचता है इस पॉइंट पर। ठीक है, अब इस पॉइंट पर इसने जो हाइट कंसीडर की है, कवर की है, y कंसीडर कर लेते हैं। x एक्सिस का जो इसका मूवमेंट हुआ है, डिस्टेंस कवर अप हुआ वो x है। इन दिस कंडीशन अगर आपको ये x फाइंड आउट करना है, ये भी देखिए कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, अदरवाइज का फार्मूला लेके चलता है। अब अगर आपको एट एन इंस्टेंट कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो किया गया है प्रोजेक्टाइल मोशन में और आपको एट दैट इंस्टेंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछेंगे, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर यूनिफॉर्म मोशन कंसीडर होगी। जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर यूनिफॉर्म मोशन कंसीडर होगी, इन दिस कंडीशन आप x फाइंड आउट करोगे डायरेक्टली। x इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू टाइम। x is equal to u cos theta into time, और at that instant अगर आपको टाइम पूछेंगे तो टाइम निकल के आएगा, अगर x गिवन है u cos theta, x upon u cos theta। फर्स्ट रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। एंड आफ्टर दैट at that instant अगर आपसे पूछे y क्या है, तो y निकालने के लिए आपको यूज करनी है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगेंस्ट ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट को आप कंसीडर करेंगे। जब अगेंस्ट ग्रेविटी आप ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे और यहां पर रिस्पांसिबल होगा वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। देन सेकंड इक्वेशन की हेल्प से अगर आपको y फाइंड आउट करना है, देन y इज इक्वल टू u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर अगर आप लिखते हैं t की वैल्यू u sin थीटा इनटू x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो अब आप देखिए यहां पर जो आपके पास एक रिजल्ट आ गया इंपॉर्टेंट, x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन
u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन x और y में है और x और y में रिलेशन है, ये जो इक्वेशन है एक ट्रेजेक्टरी को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज पैराबोला, देन द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टेड बॉडी और द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ओके, पाथ कैसा बनता है? पैराबोलिक। मैथमेटिकली जो पाथ है आपके सामने वो पैराबोलिक है। अब आपको प्रूव करने को तो नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप जा रहे हैं, ठीक है। तो x और y का एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको मिल चुका है, ठीक है। इस पॉइंट पर x और y का रिलेशन क्या होगा? x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसमें थीटा इनिशियल एंगल है, इस एंगल पर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया। एंड आफ्टर दैट अगर आपको इसमें फाइंड आउट करना है फ्लाइट टाइम, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड वर्टिकल हाइट, मैं डायरेक्ट लिखता हूं क्योंकि आप नीट के बच्चे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला ड्राइव करने की अब यहां ज्यादा जरूरत नहीं है। ये ट्रेजेक्टरी मैंने क्यों बनाई है उसके किसी रीजन है, इंफॉर्मेशन आपको देनी थी कि x एक्सिस पर यूनिफॉर्म मोशन है और y एक्सिस पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन कंसीडर होती है। तो जो भी कॉन्सेप्ट आपको निकालने हैं उसमें x एक्सिस के लिए यूनिफॉर्म मोशन एंड y एक्सिस के लिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन कंसीडर करना। ओके, अब अगर फ्लाइट टाइम फाइंड आउट करना है तो फ्लाइट टाइम दैट इज t इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2u sin थीटा अपॉन g। आपको निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज r इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन g sin 2 थीटा। एक बार रिपीट मार दो, r मैक्सिमम होगा, r मैक्सिमम इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन g, और वो कब होगा? जब थीटा कितना होगा? 45, थीटा 45 होगा। अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्टेड करते हैं 45 डिग्री पर, इन दिस कंडीशन रेंज मैक्सिमम होती है। और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला अगर आपको कहीं यूज करना है मैथमेटिकली तो आप यूज करेंगे u स्क्वायर अपॉन g। क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम रेंज पूछेंगे तो u स्क्वायर अपॉन g, थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू साइन के साथ देता है 90 डिग्री पर, और उसमें जब थीटा 45 यहां पुट करोगे तो साइन 90 में कन्वर्ट होगा। अब जब साइन 90 में कन्वर्ट होगा तो साइन 90 मैक्सिमम, इन दिस कंडीशन r इज मैक्सिमम। इसीलिए कहीं कोई क्वेश्चन देखे जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, कोई भी थ्रो अगर होती है, अगर वो 45 डिग्री एंगल पर होती है तो रेंज मैक्सिमम मिलती है। इसलिए किसी भी थ्रो के लिए मैक्सिमम रेंज लानी है तो आपको एंगल यूज करना पड़ेगा 45 डिग्री। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय द ट्रेजेक्टरी इज, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं थीटा पर और 90 माइनस थीटा पर, थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज सेम होती है। अब वो आपको कैसे उलझाएंगे? एक एंगल दिया 20 डिग्री, ठीक है, एक एंगल दिया 20 डिग्री, अब 90 में से 20 माइनस किया तो 70 डिग्री। अब आपसे कहा कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल ऑफ 20 डिग्री, अनदर प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट द एंगल ऑफ 70 डिग्री, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेंज। अब 70 डिग्री और 20 डिग्री को जब साइन के साथ इन्वॉल्व करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जरूरत पड़ रही है। जब आप इसको डिवाइड करने के, कट करने को जाओगे उसमें आप फंस जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। बट कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है कि थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज सेम होती है, तो वो जो भी आपको एंगल देंगे इस तरीके से बना के, जैसे कि आप साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाए, आप सीधे सीधे सॉल्व करके कट करना शुरू करेंगे, रेंज का फॉर्मूला लगा के आप उलझ जाओगे, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज सेम रहती है। थीटा एंड 90 माइनस थीटा पर आर सेम रहता है। ओके, इसी के थ्रू मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन कहीं जगह ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन पर जाया जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस करने जरूरी होते हैं। ठीक, अब कॉन्सेप्ट से ही अगर हमारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, क्वेश्चन हो जा रहे हैं, तो हमें ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, फॉर अब आप देखिए आगे बढ़ते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर आपको रेंज का फार्मूला आ गया, टाइम का फार्मूला आ गया, फ्लाइट टाइम का, अगर आपसे कहा जाए हाइट फाइंड आउट करिए तो हाइट का फार्मूला मैं आपके सामने लिखता हूं, u स्क्वायर अपॉन 2g sin स्क्वायर थीटा। हाइट दैट इज मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g sin स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आ चुका है किसका? हाइट का। अब यहां पर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, यहां पर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है जिसको अगर आप ध्यान से इस लेक्चर को सुन लेंगे तो वो क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में देखेंगे, आप तुरंत समझ जाओगे। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं आपको, रिपीटेड क्वेश्चन इन द मेडिकल एग्जाम, इफ द ऑब्जेक्ट इज थ्रोइंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कोई भी एंगल आपके सामने होगा, विद द इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u 40, 50, 60 कुछ भी हो सकती है। What will be the velocity of the projectile at the
टॉप पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी, टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी ट्रेजेक्टरी के, क्वेश्चन क्रिएट हुआ। टॉप पॉइंट पर क्या होता है, मैंने आपसे कहा जैसे ही प्रोजेक्टाइल ऊपर उठना लिफ्ट करेगा उस कंडीशन में ये जो कंपोनेंट यूएक्स है चेंज नहीं होगा, वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। टॉप पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही रहेगा जो इनिशियल पॉइंट पर था। जिस पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो टॉप पॉइंट पर अगर आपसे पूछेंगे वेलोसिटी क्या होगी, तो टॉप पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट बचता है ux, दैट इज अगर आपसे पूछेंगे वेलोसिटी क्या होगी तो ux u cos थीटा, और ये ux है यही इस पॉइंट पर bx कहलाएगा। अगर हम आपसे यहां bx पूछें तो कितना होगा ux, दैट इज u cos थीटा। अगर हम यहां पे पूछें bx कितना होगा, दैट इज ux u cos थीटा। बट अगर आपसे यहां पूछेंगे कि by कितना होगा, डिफर होगा। अगर हम यहां पे पूछेंगे by कितना होगा, डिफर होगा। जब भी आप by फाइंड आउट करोगे आप अगेंस्ट ग्रेविटी कॉन्सेप्ट यूज करोगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, बट कहीं भी आपको by फाइंड आउट करना है, वो bx फाइंड आउट करना है, किसी भी मोमेंट पर इन दिस कंडीशन वो चेंज नहीं होगा। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक, इसको आप रोक के रखिए। कुछ क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, आप इन्हीं से सॉल्व कर डालो, ठीक। उसके बाद देन अभी मैंने आपसे कहा कि अगर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आपसे पूछें, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, what will be the ratio of the kinetic energy at the initial point to the top point of the trajectory of the projectile, clear। initial point पर kinetic energy k1 half mu square, u जो भी गिवन है, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का नहीं गिवन है, ठीक है, आप m कंसीडर करिए। और आप देखिए टॉप पॉइंट पर kinetic energy k2 half mu square cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी बची है वो u cos थीटा बची है। अब आप देखिए इनिशियल और टॉप पॉइंट पर अगर काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड करते हैं k1 अपॉन k2, ठीक है। अगर k1 अपॉन k2 करेंगे तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा आएगा, और k2 अपॉन k1 करेंगे तो k2 अपॉन k1 करोगे तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 आ जाएगा। इनिशियल k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इज टू 1। अब एंगुलर प्रोजेक्शन आपको पता है, एंगुलर प्रोजेक्शन पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपसे कहा जाए इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताइए। अगर फाइनल टू इनिशियल होगा तो cos स्क्वायर थीटा इज टू 1, और इनिशियल टू फाइनल होगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा होगा। ध्यान से क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्लियर। इससे ऊपर आपको नहीं जाना है, प्रोजेक्टाइल पे टाइम बर्बाद मत कर लेना। प्रोजेक्टाइल बहुत लंबा टॉपिक है, बड़े बिग क्वेश्चंस आते हैं तो जेई, ठीक है, और एडवांस आईआईटी के लिए भी होते हैं, बट आपको डीप लेवल पर रुकना, टाइम बर्बाद नहीं करना बच्चों। ब्रीफिंग मस्ट होती है, पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन टाइम में अपने आप को ब्रीफिंग में लाई कन्वर्ट करिए। एक्यूरेसी तभी बढ़ेगी, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव में आपकी एक्यूरेसी गिरेगी, आप नेगेटिव में ज्यादा जाओगे, क्लियर। आपको लिमिट में रुकना है, जहां तक नीट का रेंज है वहीं पे रुकना है। तो प्रोजेक्टाइल में कुछ क्वेश्चंस के बाद मैं कंक्लूड कर दूंगा, और उसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। यहां देखिए k2/k1 cos स्क्वायर थीटा, ये आपके सामने रिजल्ट आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्रिएट होता है, जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में आपको रेंज देती, और रेंज देने के बाद आपसे वर्टिकल हाइट पूछी है। रेंज गिवन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस नहीं आता, रेंज गिवन है, वर्टिकल हाइट पूछी है। अब उसमें सॉल्व करने का शॉर्टकट फॉर्मूला, शॉर्टकट कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन में कह दूं अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड at an angle of 30 degree, at an angle of 30 degree, theta given है 30 degree, it covers the horizontal range of 1000 meter, horizontal range of 1000 meter, vertical height attained by the body will be equal to, vertical height attained by the body will be equal to, ये आपको फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपके सामने देता हूं क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। देखिए थीटा इज गिवन 30, रेंज इज 1000 मीटर, आपसे पूछा है वर्टिकल हाइट विल बी इक्वल, और कोई इंफॉर्मेशन आपके सामने नहीं है, ठीक है। रेंज का फार्मूला यूज करिए, r इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन g sin 2 थीटा। इसमें थीटा 30 डिग्री अप्लाई करिए, r u स्क्वायर अपॉन g sin 30 अप्लाई करोगे sin 60 हो जाएगा, और sin 60
आपको देगा √3/2। ठीक, रेंज आपको 1000 पता है, u²/g इनटू √3/2। अब आप देखिए यहां आप u निकालने मत बैठ जाइए, आपने u एवेलुएट किया और आप गए सीधे सीधे यहां से उठाइए, ये 2000 हो जाएगा, u²/g इज इक्वल टू 2000/√3। इस रिजल्ट को यहीं छोड़ते हैं। अब जो आपसे पूछा गया है उस पर आगे बढ़ते हैं, जिसके अकॉर्डिंग x पूछा गया u²/2g इनटू sin²θ। ओके, u²/g हम ऊपर से उठा के लाए हैं, हमने u नहीं एवेलुएट किया, u²/g को वैसे उठा लाए, g 9.8 के वैल्यू जो भी के वैल्यू छोड़ दीजिए, पूरी वैल्यू आपके सामने है 2000/√3 इनटू 2 और sin²30 तो h 2000/2√3 इनटू sin²30 का मतलब 1/4। ठीक है, अब आप 8 से कट करिए 2000 को, तो आंसर आ चुका है 250/√3 मीटर। ठीक, 250/√3 मीटर रेंज आ चुकी है, हाइट आ चुकी है। इसका उल्टा क्वेश्चन क्रिएट होता है, हाइट इज गिवन दिस, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद दिस एंगल, फाइंड रेंज। क्या करना है, हाइट का फार्मूला अप्लाई करिए और u²/g को पूरा उठा के ले जाइए और उसके बाद रेंज में पुट कर दीजिए, रेंज की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने शॉर्टकट कौन सा यूज करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अदरवाइज टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, स्पेशली इन फिजिक्स जहां पर कैलकुलेशन की बात आती है। क्लियर, ये क्वेश्चन आपका क्रिएट ये होता है। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं इनिशियल पॉइंट पर विद इनिशियल वेलोसिटी 2i + 3j, इनिशियल वेलोसिटी 2i + 3j से इस पॉइंट पर आप इसको थ्रो करते हैं, जब ये ग्राउंड पर हिट करती है उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ओके, आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट इफेक्टेड होता है। इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है और यहां पर ये जो वेलोसिटी होगी ये हो जाएगी 2i - 3j। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने थ्रो किया है 2i + 2j से, किस वेलोसिटी से ये हिट करेगा ग्राउंड को, दैट इज 2i - 3j। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी डज नॉट चेंज। ओके, उसकी भी डायरेक्शन चेंज होगी, जिस स्पीड से आप थ्रो करते हो उसी स्पीड से हिट होता है, पर डायरेक्शन बदल चुकी होती है, जे कंपोनेंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ये क्वेश्चन आपके सामने ही आता है। ओके बच्चों, अब आप देखिए इस ट्रेजेक्टरी के थ्रू मैंने आपको सबसे पहले थीटा और 90 - थीटा पर रेंज सेम होती है। जब आप इनिशियल पॉइंट पर थ्रो करते हैं, जब ये फाइनल पॉइंट पहुंचती है, वेलोसिटी सेम होती है, डायरेक्शन डिफर होती है, इसमें जे कंपोनेंट चेंज होता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन मैंने ट्रेजेक्टरी के थ्रू आपको बता दिया। सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसके बाद जो क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया, ठीक, किसी भी सर्टेन वेलोसिटी से और किसी एंगल पर, एंगल के बिना क्वेश्चन, एक पिलर है, ये ऑब्जेक्ट उसको टच करते हुए चला जाता है, पिलर को टच करते हुए चला जाता है ऑब्जेक्ट। अब पिलर की हाइट आपको पता है और रेंज आपसे, पिलर की हाइट आपको पता है। उसके बाद देन आपसे पूछेंगे हमने ये प्रोजेक्टाइल थ्रो कहां से किया, किस पॉइंट से थ्रो किया है, पिलर की इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी। दोबारा सुनिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया, ये एक पिलर को टच करता हुआ निकल जाता है। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि इनिशियल पॉइंट से पिलर की डिस्टेंस क्या है, आप पूरी रेंज निकाल, अगर इसको टच करता हुआ गया है इसका मतलब ये सेंटर पर है प्रोजेक्टाइल के, और जब सेंटर पर है तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में आप सीधे सीधे रेंज निकालिए, उसको आधा कर दीजिए, तो पिलर से लेके इनिशियल पॉइंट तक की डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। रेंज का फार्मूला आपके सामने है, दैट इज इक्वल टू u²/g sin 2θ। ठीक, उससे जो वैल्यू आएगी उसको हाफ कर दीजिए, तो ये पिलर और इनिशियल पॉइंट की डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, ट्रेजेक्टरी बिल्कुल क्लियर आपके दिमाग में होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। ओके बच्चे, ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हो सकता है इस टाइप से
कि अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को किसी एक प्लैनेट पर थ्रो करते हैं विद द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, ओके, एन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लैनेट इज गिवन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. If the projectile is thrown at the another planet with the velocity 3 meter per second, right? If the projectile follow the same trajectory, then acceleration due to gravity at that planet will be equal to, उस planet पर acceleration due to gravity क्या होगी? क्लियर? तो अब आप देखिए ट्रेजेक्ट्री दोनों केसेस में सेम आई है. अब ट्रेजेक्ट्री दोनों केसेस में सेम आई है, वेलोसिटी डिफरेंट है क्योंकि जी डिफरेंट है. आप क्या करेंगे, दोनों प्रोजेक्टाइल के केस में रेंज निकालिए और रेंज निकालने के बाद इक्वेट कर दीजिए. तो रेंज निकालने के बाद जब आप इक्वेट कर दोगे जी सेपरेट हो जाएगा. क्लियर? मैं लेके आपको बताता हूं. ठीक है, जी सेपरेट हो जाएगा. ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा. देखिए भाई, r इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन g sin 2 थीटा. ठीक है, r इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन g डैश sin 2 थीटा. u डिफर है, एक जगह g गिवन है, g फाइंड आउट करना है. ठीक, बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, g निकल के आ जाए. दोनों को वैल्यू को आप इक्वेट करोगे, g डैश की वैल्यू आ जाएगी. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है. ओके, चलिए बच्चों, तो फर्स्ट केस हमने डिस्कस कर दिया. नेक्स्ट केस से पहले इस पे एक दो क्वेश्चंस मैंने और कराने हैं एंड आफ्टर दैट प्रोजेक्टाइल आपका पूरा हो जाएगा. नीट लेवल में आपको सिर्फ इतना ही जाना है, इससे ज्यादा आप टाइम बर्बाद ना करें. ओके, इसके आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो. ओके बच्चों, हेलो नीट एस्पिरेंट्स. अब आप देखिए हम लोग कंक्लूड करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. और प्रोजेक्टाइल मोशन का नेक्स्ट केस जिसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से थ्रो करते हैं. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से थ्रो करते हैं तो कंडीशन बनती है दो. इस हाइट से इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल थ्रो करते हैं या फिर इस हाइट से भी हम हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर थ्रो करते हैं. अगर हम इस हाइट से किसी एंगल पर थ्रो करते हैं तभी प्रोजेक्टाइल फॉर्म होता है और ये प्रोजेक्टाइल चला जाता है जेई की फॉर्म में. बट यहाँ पर नीट के केस में आपको उस पर नहीं जाना और ना ही उस पर क्वेश्चंस लगाने हैं. आपको क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लगाने हैं जिसमें आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द सर्टेन हाइट. इन दिस कंडीशन अगर आप हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल कंसीडर करोगे तो थीटा कितना आएगा? थीटा आएगा 0. अब थीटा अगर 0 आएगा तो उस कंडीशन में आप निकालेंगे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux, u cos 0 u के इक्वल हो जाएगा एंड वर्टिकल कंपोनेंट uy, u sin 0 0 होता है 0 हो जाएगा. अब अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ आफ्टर द टाइम स्मॉल t इस पॉइंट पे पहुंचता है तो ये x एक्सिस पर डिस्टेंस कवर अप करता है x और y एक्सिस पर डिस्टेंस गिर चुका होता है y. अगर आपको x फाइंड आउट करना है, अगेन x एक्सिस पर यूनिफॉर्म मोशन के कॉन्सेप्ट लगेंगे और y एक्सिस पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के कॉन्सेप्ट लगेंगे. इन दिस कंडीशन अगर आपको x फाइंड आउट करना है, डायरेक्टली डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम और यहां से टाइम को अलग करते हैं तो x अपॉन u फर्स्ट रिजल्ट. अगर हम इसी स्टेट पर y फाइंड आउट करते हैं तो उस कंडीशन में आपको यूज करना है अंडर ग्रेविटी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसके अकॉर्डिंग u sin थीटा इनटू t प्लस हाफ gt स्क्वायर. अब थीटा 0 है तो sin थीटा 0 हो जाएगा. y इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर हाफ g, t की जगह x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर. ये रिलेशन आ चुका है आफ्टर द टाइम t. x और y के बीच यहां से टाइम एलिमिनेट हो चुका है. अब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से थ्रो होता है और आपके सामने x गिवन है, y आपसे पूछे g गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो x और y का रिलेशन आपके सामने आ चुका है. इसकी हेल्प से आप जो भी वेरिएबल आपसे पूछा गया है वो आप एवेलुएट कर सकते हो. ठीक है, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, मैं आपको अलग से क्वेश्चन नहीं करा रहा, यही आपको क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूं. उसके बाद देन अगर आपसे पूछा जाए कि हाइट निकालो तो अब इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन का कॉन्सेप्ट हो जाए. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो कर यहां छोड़ दें, ड्रॉप कर दें, ये हॉरिजॉन्टल थ्रो करें. किसी ऑब्जेक्ट को यहां देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप कर दें और एक को हॉरिजॉन्टल थ्रो कर दें, दोनों डिफरेंट टाइम पे पहुंचेंगे, एक ग्राउंड पर सेम टाइम पे पहुंचेंगे, दोनों ग्राउंड पर सेम टाइम पर पहुंचेंगे. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं किसी हाइट से, ये एग्जैक्ट
स्ट्रेट लाइन मोशन का कॉन्सेप्ट लग जाता है अंडर ग्रेविटी। तो उस कंडीशन में अगर आपको h फाइंड आउट करना है तो h फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्टली u sin थीटा into t plus half gt स्क्वायर। अब u sin थीटा 0 है तो डायरेक्टली हाफ gt स्क्वायर। अगर यहां से t पूछा जाए तो t इज इक्वल टू 2h अपॉन g का रूट हो जाएगा। क्लियर? ये हो जाएगा रिजल्ट आपके सामने 2h कैपिटल H है तो 2h अपॉन g टाइम मिल जाएगा। और अगर आपको हाइट फाइंड आउट करना है तो हाफ gt स्क्वायर का कांसेप्ट x से लग जाएगा। अगर आपसे पूछें कि रेंज फाइंड आउट करिए तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए यूनिफॉर्म मोशन का कांसेप्ट u cos थीटा क्योंकि u के इक्वल है इनटू टाइम r इज इक्वल टू u इनटू टाइम आप निकाल चुके हो अंडर रूट 2h अपॉन g r इज इक्वल टू u अंडर रूट 2h अपॉन g। ये आपके पास रिजल्ट हो जाएगा रेंज के लिए। ठीक, अब आप देखिए मैं यहां पर क्वेश्चन आपको बोलता हूं। क्वेश्चन इज अ एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 2000 मीटर अबव द ग्राउंड विद वेलोसिटी 360 मीटर पर सेकंड ड्रॉप्ड द बॉम्ब व्हेन इट इज जस्ट अबव द टारगेट by how much distance the bomb will missing the target। ओके, तो अब एक प्लेन जो 2000 मीटर की हाइट पर 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, अगर ये बॉम्ब ड्रॉप करता है कब, जब ये टारगेट के जस्ट अबव है तो किस डिस्टेंस से ये बॉम्ब टारगेट को मिस कर देगा, आपसे पूछा गया है। इनडायरेक्ट वे में आपको रेंज फाइंड आउट करनी है। अगर यहाँ टारगेट है और कोई भी एरोप्लेन यहाँ बॉम्ब ड्रॉप करता है तो आगे जाके गिरेगा। अब जब आगे जाके गिरेगा तो आपको रेंज फाइंड आउट करनी है, रेंज फाइंड आउट करनी है। अब इसमें रेंज फाइंड आउट करनी है, फॉर दैट आप देखिए r का फार्मूला है u into 2h अपॉन g। g होता है 9.810 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वेलोसिटी गिवन है, अलर्ट रहना किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। दैट इज वेलोसिटी u 360 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए। ठीक है, रिजल्ट आ गया 100 मीटर पर सेकंड। अब u इज गिवन 100 मीटर पर सेकंड। ठीक, और आपसे पूछा है कि कितनी डिस्टेंस से टारगेट को मिस करेगा, इसका मतलब रेंज फाइंड आउट करनी है। आपके सामने लिखा फॉर्मूला, तो अब r इज इक्वल टू 100 इनटू अंडर रूट 2000 अपॉन 10, d की वैल्यू 10 अप्लाई कर दी। यहां देखिए ये 400 बचा, जब ये 400 बचा इसका मतलब r इज इक्वल टू 100 into 20 दैट इज 2000 मीटर। 2000 मीटर से मिस कर देगा ये टारगेट को, ये क्वेश्चन ठीक है आपके सामने एक्सपेक्टेड है, जो मैंने आपके सामने बताया है। क्लियर? तो आप देखिए कॉन्सेप्ट से ही मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, जिससे आपका टाइम बच जाएगा, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, उसी के थ्रू आपके क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट होता है जिसके ऑब्जेक्ट, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली थ्रो करता है किसी स्पीड से और आपसे पूछें व्हाट इज इट्स वेलोसिटी आफ्टर द सर्टेन टाइम, एक फिक्स टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी अगर आपसे पूछें तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म का क्वेश्चन क्रिएट होता है, ये आपके नीट में हो सकता है। ठीक, देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने बोलते हैं। A body is throwing from the top of the building with velocity 20 meter per second. Body is throwing from the top of the building with velocity 20 meter per second in horizontal direction. What will be its velocity after 2 seconds? What will be its velocity after 2 seconds? Or its velocity after 2 seconds will be equal to. Clear? तो देखिए u is 20 मीटर पर सेकंड, t है 2 सेकंड, इसमें आपको वेलोसिटी पता है। अब 2 सेकंड के बाद अगर हम आपसे bx पूछेंगे तो bx अगर आपसे पूछेंगे तो 2 सेकंड के बाद bx वही होगा जो u होगा, u दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। बट 2 सेकंड के बाद ये ऑब्जेक्ट वर्टिकल कंपोनेंट ले चुका होगा, और जब वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल पॉइंट पर 0 था, बट इस पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट आपको निकालना है। फॉर दैट फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग vy इनिशियल पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा 0 है, तो v is equal to u plus gt, 0 plus 10 into 2 will be 20 मीटर पर सेकंड।
क्लियर। अब आपको ये v फाइंड आउट करना है, आपको कंपोनेंट गिवन है वेलोसिटी के, इन दिस केस v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, v अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। आप देखिए bx q के इक्वल है, दैट इज 20 और vy भी 20 है, रिजल्ट आ गया 20√2 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी आफ्टर द टाइम 2 सेकंड विल बी इक्वल टू 20√2 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन आपका हो सकता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ओके, और अगर आपसे डायरेक्ट हाइट की बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे, तो आपके पास डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो ये अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली किसी भी बिल्डिंग से, तो ये प्रोजेक्टाइल होता है। बस आपके पास सिलेबस सफिशिएंट है, ज्यादा रिसर्च नहीं करनी है, सीधे सीधे सिलेक्शन लेना। तो सिलेक्शन के अकॉर्डिंग पढ़िए, रिसर्च के अकॉर्डिंग मत पढ़िए। बाय नॉलेज से नहीं सिलेक्शन होगा, आपकी प्लानिंग से। ओके बच्चे, तो अब आप देखिए प्रोजेक्टाइल में कंक्लूड करता हूं। आप पेपर देंगे, आप पेपर नहीं आपको पता लग जाएगा कि जितना मैंने आपको बाइंड अप किया था, ठीक है, पेपर वहीं से है ऊपर से। ओके बच्चे, प्रोजेक्टाइल में आपको इतना पढ़ना है और उसके बाद देन आगे एक्सटेंसिव क्वेश्चंस आपको नहीं लगाने। ठीक, ओके, इसके आगे बढ़ते हैं। हम अपना नेक्स्ट सर्कुलर मोशन कंक्लूड करेंगे, तो एनालिटिक्स आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक्स।